इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग क्या पढ़े, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी। चारों में कोई डाउट नहीं। रिपीट करना होगा, बार बार क्लास में रिपीट नहीं करूंगा, फिर से वीडियो को आगे पीछे करके आप देख लीजिएगा। दूसरा अगला उसके बाद टॉपिक रहेगा हम लोगों का प्रति व्यक्ति आय, जो लगभग हर एक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए। तो अगला टॉपिक हम लोगों का रहेगा प्रति व्यक्ति आय। हिंदी में इसे कहते हैं पर कैपिटा इनकम, अंग्रेजी में पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा, हम लोग डर गए हैं, ऐसा क्या हो गया, कहीं पाकिस्तान का नाम तो नहीं ले लिया। अच्छा, भारत वालों को ना, भारत वाला जब से होते हैं उनके सामने बोलो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, अमेरिका ठीक है, चीन ठीक है, रूस तब भी ठीक है, यूक्रेन तब भी ठीक है, पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान का नाम सुनते ही पता नहीं कौन सी ज्वाला निकल पड़ती है। इन सबको ये पता ही नहीं कि तुम्हारा असली दुश्मन चीन है। श्रीलंका मिनी चीन बन चुका है, पाकिस्तान मिनी चीन बन चुका है। बस समझ रही है, पाकिस्तान सब डर रहे हैं। डरिए, होता है जैसे का माल, आप मान लो ध्यान से, एक चीज समझना है, आप ना इतिहास आप पढ़े हैं, समझे नहीं है, सीखे नहीं है, समझिए ध्यान से। आपके गांव में कोई ऐसा आदमी था जो आपके सामने सर नहीं उठा रहा था, सब सर न उठाने मतलब आपके सामने कमजोर था, जीवे कर रहा था। अचानक कल कुछ ऐसा होता है, बोलता है क्या हो हमारे, क्या कर ले वो, क्या कर लेंगे आप मेरा। तो इसके में तुरंत आपको ये नहीं, आपको तुरंत उससे लड़ना नहीं है। समझदार आदमी क्या करता है, तुरंत ये सोचता है ओ इसके पीछे किसी ना किसी का मदद मिल चुका, पीछे सपोर्ट देखता है आदमी। यही अंतर है औरंगजेब और अकबर में। इसीलिए बोलता हूं, आप औरंगजेब से भी सीख सकते हैं और अकबर से भी सीख सकते हैं, सीखना चाहिए इन सब लोगों से। औरंगजेब जिंदगी भर बर्बाद रहा, जिंदगी भर परेशान रहा, किससे, शिवाजी से। इतना बड़ा साम्राज्य होने के बावजूद एक छोटे से दक्कन था ना, दक्कन के एरिया, दक्कन छोटे से एरिया के थे शिवाजी, पूरे जिंदगी में परेशान करके रखे। पूरे मध्य एशिया, मध्यकालीन इतिहास जब पढ़ेंगे, पूरी मध्य एशियाई नीति का अगर किसी ने मुंहतोड़ जवाब दिया तो वो थे शिवाजी। क्यों? क्योंकि शिवाजी उस भाषा में जवाब देते थे जिस भाषा में जवाब मांगते थे। कौन सी भाषा? धीरे से कहीं गए सोयो, पड़ पीट के गायब, है ना, तड़ पीट के गायब। हम लोग देखो, हम लोग क्यों आता था, कोई हम लोग के राजपूतों को, राजों को क्यों हरा देता था? ये लोग हाथी पे लड़ते थे, हाथी पे बढ़ के, हाथी फ्रंट पे लड़ रहे हैं। देखो कोई भी युद्ध देखो, पहले राजा, चेस और युद्ध में क्या समानता होती है, अगर राजा गया सब खत्म। शतरंज खेलते हैं अपना, चेस में राजा मार दिया, बाकी गेम आप सैनिक हटाने की जरूरत पड़ती है नहीं, आप गेम हार गए, चेकमेट खत्म हो गया। ये लोग पहले हाथी पे लड़के लड़ते थे। असली वास्तव में कौन परेशान किया? शिवाजी। रात में सोए हैं, पहुंच गए पड़ पीटे, गायब, कौन मारा पता नहीं। शिवाजी, यही खासियत है, जिस भाषा में जवाब मांगे उस भाषा में जवाब दीजिए, सीखिए शिवाजी से। लेकिन शिवाजी के जीवन में एक लोगों का बहुत योगदान था जिसको हम लोग नहीं समझते हैं। हम लोग हर लाइफ में, हर चीजों में अपने सब महान लोगों के गुरुओं को हम लोग भूल जाते हैं। शिवाजी के पीछे किसका सपोर्ट था? गुरु रामदास का, रामदास। अकबर के पीछे किसका था? सलीम चिश्ती। सब महान लोग हैं। समझ आया? हम लोग पहले भक्ति, हम लोग इतिहास में पहले भक्ति, आ रहा हूँ इस पर आ रहा हूं मैं। हम लोग जैसे पहले भक्ति आंदोलन चलता था तो देखना दो लोगों के नाम सामने आते थे, सूफी और संत। क्यों आजकल इस्लाम परेशान हो चुका है और क्यों आजकल हिंदुइज्म सनातन परेशान हो चुका है? क्यों? क्योंकि हम देश में जब तक हम लोगों के कौन थे, सूफी और संत थे, तब तक समाज बड़ा अच्छा चलता था, बहुत जबरदस्त था। लेकिन जैसे ही पुरोहित आए, हिंदू पुरोहित चाहे मुस्लिम पुरोहित, ये दोनों जब आए, पूरी तरीके से समाज क्या हो गया? खत्म हो गया। बात समझ रहे हैं? ये है, इस धरती पर ना मानव जाति को झूठ बोला गया है। कौन सा झूठ? ऊपर कहीं स्वर्ग। धरती का सबसे बड़ा झूठ है। आते हैं हम लोग में टॉपिक पर, हम लोग फिलॉसफी कहीं और चले जाएंगे। पर क्या हमने इनकम वाले पैसे वाले चैप्टर को ना भूला जाए। अरे पूरे पैसे वाले चैप्टर में एक बात जरूर याद रखना, आपको लाइफ में, मोहल्ले में, गांव में, घर में ऐसे लोग मिलेंगे जो कहते होंगे पैसा तो हाथों का मैल है, कहीं चल दिखा, कहाँ है दिखा।
अन्ना दिखाए तो अंगुली से मुड़ा दो, कहाँ है दिखाना। ऐसे लोगों से बच के रहना है कि पैसा हाथों का मैल है। अब फिर बोलेंगे कि देखा बाबू हमका पैसा ढेर कमाए के ना, जितना है उतने में चले। कैसे बहुत लोग मिलते हैं तो कहिए कि तू पैसा कमा भी नहीं पाओगे, क्योंकि पैसे के लिए दिमाग और मेहनत लगता है। कमा नहीं पाए तो बोल रहे हो कि इतने में कमाए क्या। पैसा बहुत जरूरी है। पैसा जीवन में सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। सब कुछ नहीं है लेकिन क्या है, बहुत कुछ है। ये याद रखिएगा इस बात को। आते हम लोग प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम पर। प्रति व्यक्ति आय का मतलब ये होता है किसी भी देश में, पहले कठिन कठिन रटने की बात नहीं है कि इसमें से उसको करते हैं उसमें से उसको करते हैं, सब कुछ नहीं रटना है। बेसिक आसान सी भाषा में समझना है। प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है किसी भी देश में रहने वाले लोगों की औसत आय। क्या है, आय, औसत आय। जैसे एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल ये एक छोटा सा मान लो देश हो, 150 लोगों का ये देश है, मान चलिए 150 लोगों का एक देश है छोटा सा, और इसमें मान लीजिए क्या होगी, सबके पास कुछ ना कुछ इनकम होगी। किसी के पास आपके पास 20 रुपया होगा, किसी के पास 100 रुपया होगा, किसी के पास 5,000 होगा, किसी के पास 10,000 होगा, मान लो मेरे पास में 2-3 रुपया होगा, है कि नहीं। अलग अलग लोगों के पास होगा पैसा, ये सबके पास कुछ ना कुछ पैसा होगा, समझना। अब पर कैपिटा इनकम भी पढ़ना है ना, तो पर कैपिटा इनकम को सिर्फ रट के छोड़ना नहीं है। पर कैपिटा इनकम का क्या कर देना है, पूरा ऑपरेशन कर देना है। क्या कर दिया जाएगा, ऑपरेशन करना है इसका, किसका, पर कैपिटा इनकम का। अब देखो ध्यान से, तो हुआ क्या कि सभी लोगों की आय को जोड़ देंगे। आप जितने 150 लोग हैं इन सभी आय को जोड़ देंगे, और जितने लोग हैं, कितने लोग हैं, 150 लोग हैं, उसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इस क्लास की क्या निकल जाएगी, औसत आय यानी एवरेज इनकम निकल जाएगी। और उस देश की जो एवरेज इनकम होती है वही उस देश की क्या होती है, पर कैपिटा इनकम होती है। समझ आ रही बात यहां तक। अब तो यहां तक क्लास खत्म हो गई, खत्म। लेकिन हम लोग उसके आगे क्या करना है, ऑपरेशन करना है, तो आप समझते हैं। अब देखिए, तो पर कैपिटा इनकम का जो फॉर्मूला होता है, पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला होता है टोटल जीडीपी बटा टोटल पॉपुलेशन। टोटल जीडीपी को आप लोग लिखते चले, टोटल जीडीपी बटा टोटल पॉपुलेशन, यानी कुल सकल घरेलू उत्पाद बटा कुल जनसंख्या। अब यहां तक एक बात नहीं खुल के सामने आती है कि सर नहीं भी आया तो मैं सवाल बना रहा हूं। जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में सवाल आया था, तो मेरे सर से पूछा था मैं। आप लोग नहीं पूछ रहे, लेकिन फिर पूछ रहा हूं मैं। सर मान लीजिए 2022 की पर कैपिटा इनकम निकालनी है, किसकी, 2022 की पर कैपिटा इनकम निकालनी है। तो सर ये बताइए, जीडीपी तो हम 2022 का रख सकते हैं, लेकिन सर जो पॉपुलेशन होती है वो हर 10 साल के बाद मापा जाता है। कितने साल के बाद, 10 साल के बाद। यानी हमारी जनगणना चल रही अभी कौन सी, 2011 की जनगणना चल रही, 21 में होने वाला था, तो क्या आ गया, कोरोना। अच्छा, कोरोना ने बहुत लाइफ बर्बाद किया, पूरा चेंज। कोरोना के बाद दुनिया पूरी चेंज नहीं हो गई है, पूरी दुनिया ही शिफ्ट हो गई है, एकदम शिफ्ट हुआ है। आते हैं हम लोग, तो 2022 की जनसंख्या, ये जीडीपी तो रख देंगे, लेकिन सर ये बताइए जनसंख्या अगर 2011 की जनगणना के अनुसार रखेंगे कितनी है, 121 करोड़ है लगभग, है ना, 121 करोड़। भारत की पॉपुलेशन 2011 की जनगणना के अनुसार, सेंसस है ये, सेंसस 2011 के अनुसार। तो सर ये बताइए, प्रति व्यक्ति 2022 का निकालने के लिए 22 की जीडीपी रख रहे हैं और जनसंख्या 2011 की रख रहे हैं, तो सर जो आंसर आएगा वो कहीं ना कहीं एक्चुअल नहीं होगा, वो क्या होगा, वर्चुअल होगा। वर्चुअल मतलब क्या होगा, आभासी होगा। इन शब्दों को आप लोग हमेशा दिमाग में सेट कर रखिए, आभासी, वर्चुअल, ये एब्स्ट्रैक्ट, ये वर्चुअल, ये सब हमेशा आपके दिमाग में, इकोनॉमी में चलना चाहिए। टोकन, ये सब आपके दिमाग में, बास्केट, शब्दों को ना प्रयोग करेंगे आपकी एक अलग नजरिया बन जाता है। जब आप इकोनॉमी पे कोई स्पीच दे रहे हो, आप इकोनॉमिक्स पे कोई बात बोल रहे हो, तो आप उस स्पीच में जीडीपी हो गई, पर कैपिटा इनकम की बात हो गई, एफडीआई की बात हुई, इन सब शब्दों का अगर आप प्रयोग करेंगे ना, या बास्केट का प्रयोग, जैसे कि आईएमएफ क्या करता है, बास्केट शब्द का प्रयोग करता है। जिससे उसको क्या करना होता है, ये मान लो एक बास्केट है, उसके अब यहाँ पे डॉलर, यहाँ पे यूरो, यहाँ पे रुपया, यहाँ पे बांग्लादेशी रुपया, यहाँ पे पाकिस्तानी रुपया, इन सबको एक बास्केट में रखता है। बास्केट में रखने के बाद क्या करता है, उसको सबको परिवर्तन करता है। मतलब 1 रुपया में कितना डॉलर, 1 डॉलर में कितना, और यूरो कितना, बांग्लादेशी रुपया, है ना। तो इस पूरे ढांचे को क्या बोलता है, वो बास्केट। अगर इस बास्केट का प्रयोग कर देते हैं आप, तो ये समझ में, भले कुछ पता ना हो, लेकिन वेरी गुड, भोपाल बन जाएगा आप। नहीं देखते हैं, कुछ लोगों को नॉलेज नहीं होता है, लेकिन इतना बढ़िया स्पीच, भोकाल शब्दों का प्रयोग करते हैं, लगता है गरीब है तो कहां से प्रकांड विद्वान है ना। इस तरीके से आते हैं।
ये तो अंतर नहीं आ जाएगा। 22 की जीडीपी है 11 की। अब हुआ क्या होगा, 2011 के बाद जनसंख्या या तो घटी होगी या तो बढ़ी होगी। तो भारत के बारे में घटने का कोई चांस नहीं है, बढ़ी ही होगी। इतनी तेजी से बढ़ी होगी कि पूछना ही नहीं है ना। क्योंकि हाल ही में एक आंकड़ा आया था जिसमें यह बताया गया था कि 2029 तक भारत की जनसंख्या चाइना को पीछे छोड़ देगी। चलो किसी चीज में तो आगे है। इसमें एक और चीज सोचने वाली बात है। अब इसको गलत को भी अलग न अच्छे सोचना है। देखिए ये है जनसंख्या बढ़ तो रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत में आबादी कौन सी है, युवा आबादी है, जनसंख्या वाली आबादी है, मतलब कौन सी, जवान वाली आबादी है, युवाओं का देश बोलते हैं। लेकिन ये कब फायदा होगा, जब सरकार और ये देश इन युवाओं का, युवा कौन है, युवा मतलब मानव संसाधन, इस मानव संसाधन का ठीक से यूज कर लेगा, प्रयोग कर लेगा तब। चाइना बूढ़ों का यूज कर रहा है, बूढ़ों का देश है चाइना और जापान। परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं कि निम्न में से किस देश को बूढ़ों का देश कहते हैं। पहले ऑप्शन लगाएंगे जापान पर और दूसरा ऑप्शन लगाएंगे किस पर, चाइना पर। जान रहे वहां पे ना, जापान में ना महिलाओं ने एक नया प्रथा शुरू कर दी है। वहां पे शादी करने की प्रथा खत्म, वहां पे कह रहे हैं बच्चों के अडॉप्ट कर लेंगे। गोदी लेना है ना, लड़का ही चाहिए ना। अब भारत में थोड़े होता है कि रीता आई, सीता आई, गीता आई, शालिनी आई, और कौन आई, शामली आई, और रोली आई, मोली आई। किसका इंतजार हो रहा है, श्याम का। श्याम के इंतजार होने के चक्कर में कितने आ गए, 12-13 हो गया ना। तो वहां की जापान की महिलाएं क्या कर रही हैं, वहां पे बच्चों को अडॉप्ट कर रही हैं, बच्चों को गोद लेने की प्रथा शुरू हो गई। यहाँ पे तो होता है ना, गरीब हैं, एकदम हालत खराब है। देखा जब श्याम ना आई तबले हमार खानदानिया कैसे चली। बोले तो मुगल पृथ्वीराज चौहान वंशज हवा, मुगल खानदानी है, ऐसे है, ऐसे बतियाते हैं। अब वही देखो अमीर घर के जितने भी बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, उनकी एक लड़के भी नहीं, एक लड़की, उनको श्याम का इंतजार नहीं, इनको जाते श्याम का इंतजार। लगा बहुत अरब रुपया रखे हैं, अपने तो चले जाएंगे, उस साथ का बेचारा परेशान रहेगा, जो श्याम आया रहेगा। यही होता है, सही कह रहा हूं कि नहीं, होता है। आते हम लोग पीछे करने वाले हैं। बधाई हो आप लोगों को। तो जनसंख्या या तो घटी होगी या तो बढ़ी होगी। भारत के मैटर में बढ़ी होगी, तब होता है क्या, तब जान लो क्या होता है। तो सरकार क्या करती है, 2022 का यहां पे समझना है, सरकार 2022 की जनसंख्या ही रखती है। तो सर 22 जनसंख्या कैसे, समझो ध्यान से। भारत की उस संस्थाएं जैसे एनएसएसओ हो गया, जनसंख्या का डिपार्टमेंट हो गया, ये लोग क्या करते हैं ना, एक्चुअली मैं भारत सरकार बता रहा हूं, सीधे मैं सबको भारत सरकार बोल दे रहा हूं। भारत सरकार उस साल 1 जुलाई को, कब को, 1 जुलाई को जनसंख्या आभासी रूप से, कैसे, सैंपल, जिससे चुनाव आ गया है, चुनाव आ रहा है कि नहीं, देखना चुनाव जिस दिन होगा ना, चुनाव जैसे कंप्लीट होगा हम लोग के एरिया का, जैसे कहते तक न्यूज में आने लगेगा कौन सरकार की बहुमत आ रही है, कौन सरकार बना रही, पता चले किसी पार्टी को दिया 258, आज चुनाव का पता चलेगा उसका आया 58, है ना, ऐसे होता है। 200 का अंतर आ जाएगा, देखते हैं कि नहीं, ऐसे आता है। तो ये क्या होता है, सैंपल के रूप में। तो वैसे ही भारत सरकार क्या करती है, हर साल कब, 1 जुलाई को सरकार आभासी रूप में, सैंपल रूप में जनसंख्या मानती है। तो आपको आश्चर्य की बात बताऊं, एक पिछली बार 2021 में भारत जनसंख्या 137 करोड़, बधाई हो। भारत 121 से कितना हो गया, 137 हो गया। हम बोले हैं ना कि भारत के मैटर में कम नहीं हो सकता, अधिक भले हो जाए, उसका जीता जागता एग्जाम्पल। तो समझ में आ रही बात। तो भारत का भी देखो, तो इसका मतलब सर, इसका मतलब क्वेश्चन में तो सर इसका मतलब 2022 की पर कैपिटा इनकम भारत की अभी नहीं आएगी। कौन सा मंथ चल रहा है, फरवरी। कब आएगा 2022 जनसंख्या, 1 जुलाई। तो 1 जुलाई जनसंख्या उससे डिवाइड करती है सरकार। हाँ पूछ लियो, कोई सवाल हो तो, कोई पूछ रहा था अभी, अच्छा नहीं, तो समझिए, तो सरकार किससे डिवाइड करती है, 2022 की जीडीपी होगी और जनसंख्या कब की होगी, 1 जुलाई की। यहां तक समझ में, ये बात आपको किताब में नहीं मिलेगा। ये कहां पर आपको मिलेगा, डीप रूप से जब पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे, कहां पर, जब सरकार का वित्त मंत्रालय नहीं आता, आर्थिक सर्वेक्षण, जब आर्थिक सर्वेक्षण आता है, जब आप वहां पर जब पढ़ेंगे, जब वहां पर आप पढ़ेंगे, तब आपको वहां मिलेगा 1 जुलाई। अब जाके पूरा खोजने मत लगना वित्त मंत्रालय,
वनडे के लिए इतना बहुत है, जान गए ना कब? ये बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगा। 1 जुलाई, तो इसको आप लोग लिख लो 1 जुलाई। हाँ जी, हाँ, कई संस्थाएं होती हैं, समझ में आ गया? तो भारत जनसंख्या, अब देखो ध्यान से, अब वेरी गुड क्वेश्चन। अब इसमें हम लोग को ऑपरेशन करना है। अब आप देखेंगे कि तो सर प्रति व्यक्ति आय जब औसत आय है, अब इसका मतलब आप में से आप कुछ लोग ये डाउट कर सकते हैं, जैसे मैं बोला ना कि 150 लोगों का ये देश है। अब 150 लोगों में मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया है और मेरे पास 3 रुपया है। एग्जाम्पल, इनके पास 1 लाख रुपया है और मेरे पास 3 रुपया है। अब समझिए, अब आंसर प्रति व्यक्ति यानी एवरेज इनकम इस देश की क्या आती है? मान लो 17,000 रुपए। कितने रुपए? 17,000 रुपए। ये कहेंगे ना भाई कैसे 17,000 आ जाएगा, मेरा खुद का इनकम 1 लाख था, आप कह रहे हैं 17,000। अब मैं कहूंगा, मैं झूठो खुश आऊंगा, मैं कहूंगा 3 रुपया था, कहां 17,000 रुपया है? जैसे इस समय भारत सरकार आपसे कहती है कि देखो शिवांगी तुम्हारे पास 1,38,000 रुपया है। आपको कहती है सरकार, हिमांशु जी आपके पास 1,38,000 रुपया है। आप कहेंगे ना सर जेब निकाल देंगे, सर कहाँ है, बस टुकटुक का किराया है, कह देंगे ना, कहेंगे नहीं? तो ये लेकिन है क्या? ये औसत आय है। तो सर इसे होता क्या है? इससे ये पता चलता है ना कि सतत रूप से जैसे इसे धीरे धीरे बढ़ता है वैसे वैसे लगता है कि भारत सामूहिक रूप से धीरे धीरे क्या बढ़ रहा है? आगे बढ़ रहा है। लेकिन हर जगह क्रॉस क्वेश्चन किया करो, हर जगह क्रॉस क्वेश्चन किया करिए। अब इसमें सवाल उठता है कि सर ये बताइए, आप कह रहे हैं कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, लेकिन सर भारत में तो गरीबी का स्तर देखा जाए तो बढ़ता जा रहा है सर, तो आप फिर भी लेकिन सर दिखा रहा है कि प्रति व्यक्ति आय हर साल दर साल बढ़ रही है। सर ये मैटर क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन। अब इस क्लास एग्जांपल, ये देश है, ये क्लास नहीं, अभी फिलहाल के लिए क्या ये एक देश है। सोचने की समझ बढ़ा रहा हूं, सोचते कैसे हैं? आपने पढ़ा पिछली बार, मान लिया आपने पढ़ा इस बार भारत की माना ये नहीं है भारत की पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, 1,38,000 था विषय, माना कि पिछली बार आपका 17,000 था, इस बार आपकी पर कैपिटा मान ली कितनी हो गई? 2,700 हो गई, 27,000 हो गई। तो खुश हो रहे हैं ना कि बढ़ गई, बढ़ गई। लेकिन फिर भी आप मान लो एक क्षेत्र पूरा गरीबी जैसा था वैसे ही है, बल्कि और गरीब होगा। दिमाग में आएगा ना यार, जब औसत रूप से बढ़ रहा है तो कुछ सबका बढ़ना चाहिए। लेकिन प्रति व्यक्ति आय बढ़ती जा रही है लेकिन इनकम लोगों की बढ़ी नहीं रही। वजह क्या होता है? अब एग्जाम्पल, ये जो देश है छोटा सा, टाइम ले रहा हूं, टाइम लूंगा पढ़ाने में, ये जो देश है इसमें होगा क्या कि 5-6 लोग 7 लोग ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा अमीर होंगे। क्या होंगे? वो बहुत ज्यादा अमीर होंगे। हम हो सकता है वो 5 लोग ऐसे होंगे कि बाकी लोगों की इनकम का 10 गुना या 100 गुना उन 5 लोगों के पास होगा, तो वो भी तो लोग पॉपुलेशन में 5 लोग जुड़ेंगे। अब मान लो इसे भारत के कुछ 100 लोग, कितने लोग? अंगुली पे गिनने वाले 100 लोग क्या है? अरबपति है, और बाकी अरब लोग गरीबपति है। होगा ना? अब होगा क्या? ये 100 लोग सिर्फ कम है, लेकिन इनकी 100 ये लोगों की जो इनकम है वो क्या है? बहुत ज्यादा है। तो ये 100 लोगों की जीडीपी क्या करेगी? बढ़ा देगी। लेकिन जनसंख्या, बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए जो भारत की प्रति व्यक्ति आय जो बढ़ रही है, इस पर भी बार बार कई सारे आयोग और बहुत सारे अर्थशास्त्री सवाल उठाते हैं कि क्या करिए कि जब प्रति व्यक्ति आय जब निकालिए तो भारत के जो अरबपति हैं उनको निकाल कर हटाइए, तब तो शब्द कटोरा हाथ में आ जाएगा। ऐसा सरकार नहीं करेगी, है ना? बात समझ रहे हैं? हर चीज का सवाल होना चाहिए। तो ये थी आपकी प्रति व्यक्ति आय। और प्रति व्यक्ति आय से क्या, मैं पिछली क्लास में बताया हूं, बताइए प्रति व्यक्ति आय से क्या मापते हैं? आर्थिक समृद्धि। आर्थिक प्रति व्यक्ति आय से क्या मापते हैं किस देश का? आर्थिक समृद्धि। तो ये बताइए भारत की प्रति व्यक्ति आय विश्व में किस स्थान पर है? 142 स्थान पर। भारत की जीडीपी किस स्थान पर है? 6वें स्थान पर। वेरी गुड। अब हम लोग आते हैं, अगला टॉपिक है नेशनल इनकम। थोड़ा सा क्रिटिकल है, ज्यादा नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि आसान से आसान भाषा में आपको समझा दूं। अगला नेशनल इनकम, टॉपिक डाल लीजिए नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय।
चला जाए क्या? आराम से सर आराम से खड़े रहे, हम भी लोग चुपचाप सुस्ताते रहे हैं। चले ना। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय क्या होता है? आप कभी भी न्यूज वगैरह पढ़ना या कभी भी कोई आर्टिकल पढ़ना, आप लोग वर्ल्ड बैंक का, IMF का या किसका भी, एशियन डेवलपमेंट का आप पढ़िएगा या भारत का CSO का पढ़िएगा, ठीक? तो उसमें आप देखेंगे कि कभी भी नेशनल इनकम से कंपेयर नहीं होता है, हमेशा कंपेयर किससे होता है? GDP से। किससे होता है? GDP से होता है। किससे? GDP से। राष्ट्रीय आय से कंपेयर नहीं होता है, क्योंकि राष्ट्रीय आय निकाला ही जाता है किसी और मानक पर, है ना। कभी भी कंपेयर करते हैं किससे? GDP टू GDP, GNP टू GNP, ऐसे मापते हैं। अब राष्ट्रीय आय की बात ही कुछ अलग होती है, उसका अलग तरीका ही है। अब राष्ट्रीय आय को समझाने से पहले ना मैं एक थोड़ी चीज आपको समझा रहा हूं। अभी आपको मैंने क्या पढ़ाया था? GDP, मैंने आपको पढ़ा NDP, मैंने आपको पढ़ा GNP, मैंने आपको पढ़ा NNP। अब ये ना अलग अलग रूप के हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप, क्या नाम है, आप बताइए क्या नाम है आपका? बलवंत। बलवंत मान लीजिए दुकान पर जाते हैं, कौन सा फेस वॉश लगाते हैं? कोई तो लगाते होंगे, गार्नियर, ठीक, गार्नियर डीप, क्या बोलते हैं, डीप जो भी कुछ होता है उसमें, ठीक है। अब समझिए, मान लीजिए गार्नियर का फेस वॉश लगाते हैं, सब लगाते हैं, खाली यहाँ पे स्टाइल मारते हैं। क्लास में पूछ दो ना कौन नॉनवेज खाता है, नहीं सर छी मानुक हम नहीं खाते हैं। कल पूछा ना कौन कौन खाता है, सुपर टेड क्लास में सिर्फ एक लड़का बोला कि हम खाते हैं, बाकी लोग शाकाहारी हैं, है कि नहीं? मिल जाए तो लेग पीस चलेगा। आते हैं हम लोग, देखिए सब महान बनना चाहते हैं, आते हैं हम लोग। अब हुआ क्या, ये मान लीजिए दुकान पर, शॉप पर गए फेस वॉश लेने गए। अब जैसे ही फेस वॉश लेने गए तो हमारे स्टूडेंट हैं, हर जगह देखेंगे, चलते चलते पढ़ेंगे, तब ये देखे कि डिब्बे पर लेते हुए आ रहे हैं, थोड़ा देख कर चलिएगा रोड पर, ठीक। अब ये रोड पर गए, देख रहे हैं तो उसमें दिख क्या रहे हैं, उस पर लिख रहा है 18% GST बराबर इतना 256 रुपया, है ना। और फिर उसके आगे प्लस करके यहां पर कुछ दाम लिखा था, वो दाम प्लस 18%, तब कितना हुआ? 256। समझ में आया? तब इनके दिमाग में हुआ कि मार्केट जब मैं गया तो सर हमको पढ़ाए थे कि मार्केट में जाता हूं कोई चीज तो वो क्या होती है? वो मार्केट प्राइस होती है। बहुत सीरियस चीज पढ़ा रहा हूं, समझिए आसान भाषा में। क्या है? मार्केट प्राइस हुआ। तो इसका मतलब अगर टैक्स को हटा दूं तो ये भी कोई मूल्य होगा, है ना। तो इस मूल्य को क्या बोलते हैं इकोनॉमी में? फैक्टर कास्ट। समझ में आई बात? फैक्टर कास्ट, क्लियर? ये होता है। अब वैसे, अब उसी तरह से आपकी इकोनॉमी में अगर GDP आपने पढ़ा तो GDP को 4 से 5 प्रकार से निकाला जाता है, यानी 4 से 5 तरीके से उसकी जो अमाउंट होगा ना, अमाउंट, जिस अमाउंट कैसे बदला? 256 रुपया हो गया, फैक्टर का हो सकता है 240 रुपया रहा होगा, 240 हुआ, फेस वॉश वही, लेकिन उसका फैक्टर कास्ट 240, उसका बाजार मूल्य 256, हो गया कि नहीं? अब वैसे ही कोई भी जो मूल्य होता है, सर के ऊपर से नहीं जा रहा है, यहीं से अंदर जा रहा है ना, ठीक। अब 4 चीजें गौर से सुन लीजिए, 4 चीजें। GDP है, यहां पर अगर मैं रखता हूं GDP सेंटर पर, तो GDP को 4 तरीके से उसका अमाउंट हो जाएगा। पहला उसका अमाउंट होगा किस मूल्य पर? फैक्टर कास्ट पर। दूसरा उसका अमाउंट हो जाएगा मार्केट प्राइस पर या मार्केट कास्ट पर। तीसरा हो जाएगा नॉमिनल, कौन सा हो जाएगा? नॉमिनल। उसके बाद हो जाएगा PPP के आधार। एक और होता है नॉमिनल के बाद, एक और होता है रियल वाला, आते हैं उसको बता दें। यहां पे एक निकाल, एक और शाखा इसके साथ निकालता हूं मैं, इसके साथ। ये है नॉमिनल, इसका नोट्स मिल जाएगा आपको, घबराइएगा नहीं, बस समझ जाइए, जरूरी है जानना। फैक्टर कास्ट वही GDP है, यानी GDP छोड़ दो, अब वही फेस वॉश है। क्या है? वही फेस वॉश है। फैक्टर कास्ट पर अलग दाम, मार्केट प्राइस पर अलग दाम, रियल दाम पर अलग दाम, नॉमिनल पर अलग दाम, PPP पर अलग दाम। अब सेम वही GDP होती है। भारत की GDP आप जब पढ़ेंगे ना तो 2.6 ट्रिलियन होगा, PPP के आधार पढ़ेंगे तो कुछ और ट्रिलियन हो जाएगा। रियल GDP कुछ और होगी, नॉमिनल GDP कुछ और होगी, फैक्टर कास्ट की GDP कुछ और होगी, मार्केट प्राइस की GDP
कुछ और होगी और पीपीपी की जीडीपी कुछ और होगी। तो सर होता क्या है, बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूं। फैक्टर कास्ट का मतलब ये होता है ऐसा मूल्य या ऐसी जीडीपी जिसमें सरकार का भी कोई रोल ना हो। समझिएगा ध्यान से, ऐसी जीडीपी या ऐसा मूल्य वस्तु का जिसमें सरकार का कोई रोल अभी ना हो। तो सर सरकार का रोल का मतलब, सरकार का रोल दो प्रकार से हो सकता है, दो प्रकार से। एक तो सरकार सब्सिडी देकर वस्तु का दाम कम कर सकती है, आगे पढ़ाऊंगा मैं। एक सरकार टैक्स लगाकर वस्तु का दाम बढ़ा सकती है। तो वैसे दाम जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप ना हो, कोई भी। अब हस्तक्षेप किस प्रकार से होता है, एक सब्सिडी के रूप में और दूसरा टैक्स के रूप में, है ना। अगर कोई भी रोल सरकार का नहीं है उस वस्तु में तो वो मूल्य कौन सा मूल्य कहलाएगा, फैक्टर कास्ट। दूसरा मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है, मार्केट कास्ट। और मार्केट कास्ट जानते हैं क्या होता है, यही नॉमिनल होता है, थोड़ा सा जान लेते हैं। मार्केट का मतलब ये होता है, मार्केट प्राइस का मतलब ये होता है जिसमें सरकार का टैक्स भी हो, जिसमें सरकार की सब्सिडी भी हो, ये होता है। ये क्या होगा, फैक्टर कास्ट, ये सरकार का हस्तक्षेप हो। ठीक है, अब यहां पर आते हैं हम लोग नॉमिनल पर, बारी बारी लिख रहा हूं, कोड बनाते हुए जाइएगा, मन करेगा बनाते हुए जाएगा, काफी फायदा करेगा आपको। क्योंकि लिखने से ज्यादा चार्ट होते हैं, चार्ट बहुत काम आते हैं, क्योंकि चार्ट नहीं होते हैं, क्या होते हैं, माइंड मैप होते हैं। अगर आपने सारी कथा कहानी पढ़ी भूल जाएंगे, लेकिन आपने बस ये पढ़ा फैक्टर कास्ट मतलब सरकार का हस्तक्षेप ना होना, एक लाइन में क्लियर है कि नहीं। अब वैसे अब नॉमिनल का मतलब समझिए, नॉमिनल का मतलब ये होता है कि सरकार का हस्तक्षेप होने के साथ साथ जो वर्तमान में माहौल है उसका भी असर होगा। तो माहौल का असर का मतलब क्या, महंगाई, वेरी गुड, मुद्रा स्फीति यानी इन्फ्लेशन का भी उसमें प्रभाव होगा। यहां समझ आएगा। वैसी प्राइस को क्या बोलते हैं, नॉमिनल प्राइस। ठीक, अब उसके बाद से होता है रियल। रियल प्राइस का मतलब जान लो क्या होता है। रियल प्राइस के लिए क्या होता है, एक आधार वर्ष होता है, इसका कोड बनाइए आप लोग। एक आधार वर्ष होता है जो हमेशा चेंज होता रहता है, पढ़ाऊंगा मैं इसको करंट में। समझ में आ रहा है यहां तक। रियल का मतलब होता है सरकार एक साल का एक न क्या बना देती, आधार वर्ष बना देती। आधार वर्ष का मतलब यह है कि सरकार, मान ली सरकार का आधार वर्ष में 2014-15 अगर हो, ठीक है, तो उस वस्तु के दाम पर 2014-15 में दाम रहा होगा, सरकार उसी आधार पर अंदाजा लगाती है। तो उस वाले इनकम को क्या बोलते हैं, रियल इनकम। और उस पर जो जीडीपी होगी वो कौन सी जीडीपी होगी, रियल जीडीपी होगी। यानी इसमें क्या होता है, जिसमें महंगाई का कोई असर नहीं होता है। बात समझ आ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए किसान ने चावल बनाया, जब उपज किया 2014 में, और सरकार का आधार वर्ष इसमें 2014-15 है, तो उस समय जो गेहूं का दाम होगा, हाँ 14 का, समझ ध्यान से, 14-15 समझिए, 2014-15 का है। 2014-15 में जो गेहूं चावल का दाम रहा होगा, सरकार आज भी उसको वही वाला आधार लेकर के मानेगी, अंदाजा लगाएगी। लेकिन वही नॉमिनल में क्या हो जाएगा, अब बताइए 2014 का जो गेहूं चावल होगा, आज महंगाई उसमें नहीं जुड़ी होगी, जुड़ गई होगी, तब उसका रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ रही है बात। एक कहीं थोड़ा बना रहा हूं, सब दिमाग में थोड़ा हो रहा होगा, समझिएगा, नोट्स मिल जाएगा, सब हो जाएगा। अब उसके बाद इसको समझना है पीपीपी को क्या है। पीपीपी, आप कभी भी जीडीपी आज गूगल पे डालना, आप लोग गूगल पे सर्च करना, विकिपीडिया सर्च मारना, डालना ना इकोनॉमी ऑफ इंडिया 2021 यानी 2021 की जीडीपी आप सर्च करना, तो उसमें आप देखना ना, जहां जहां लिखा होगा ना जीडीपी, तो दो प्रकार से देगा, जीडीपी एट नॉमिनल प्राइस, जीडीपी एज पीपीपी, पर कैपिटा इनकम नॉमिनल, ये वाला नॉमिनल, और जीडीपी एट पीपीपी। बात समझ में आ रही है, यानी दो दो करके देगा, एक जगह नॉमिनल देगा और एक जगह पीपीपी करके देगा। समझ में आ रही बात, ऐसे। तब ये, और एक और चीज देखेंगे आप, जब जब पीपीपी के आधार पर देगा तो आपका सारा जो अमाउंट है देश का, प्रति व्यक्ति आय का, हमेशा क्या रहेगा, अधिक आएगा, बढ़ा हुआ दिखाएगा। तो अब समझते हैं कि पीपीपी क्या है। पीपीपी का पूरा मतलब होता है परचेजिंग पावर पैरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी, इसे हिंदी में कहते हैं क्रय शक्ति समता। इसको लिख लीजिए, क्रय क्षमता नहीं, समता, पैरिटी है, क्रय शक्ति समता, पैरिटी, क्रय शक्ति समता।
हुआ क्रय शक्ति समता। सर इसका मतलब क्या होता है जानिए। ये क्या होता है ना, एक तो जो अपने देश में जब आप कंपेयर किए तो ऐसे हुआ, लेकिन एग्जाम्पल के लिए आपने जो फेस वॉश खरीदा, यहां पर फेस वॉश का एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि चीजें ऐसे दूं जो आप रोज यूज करते हैं। फेस वॉश में कोई नहीं है जो ना लगाता होगा, कोई बाबा रामदेव का लगाता होगा, कोई पियर्स का लगाता होगा, कोई जॉनसन का लगाता होगा, कोई डब का लगाता होगा, कोई क्लोजअप का लगाता होगा, है ना, कोई पतंजलि का लगा, पतंजलि का नाम ले लें वरना बाबा रामदेव गुस्सा हो जाएंगे तब। ठीक, अच्छा पतंजलि का सामान पहले बड़ा अच्छा आता था, अब थोड़ा लो कर दिए हैं, क्वालिटी घटा दी है, पूंजीवादी हो गए वो भी ना। मार्केट जो आएगा थोड़ा सा कैपिटलिस्ट का प्रभाव पड़ेगा। आते हैं अब मान एग्जांपल को समझिएगा। अब इनका ये फेस वॉश जो इनको यहां पर मिला है 65 रुपए का, 65 सस्ता बोल दे, महंगा मिलता होगा, मान लीजिए हमको लग रहा है 90 रुपए का मिलेगा, तो यहां पर मिला मान लीजिए 90 रुपए का। कितने रुपए का? 90 रुपए का। वही फेस वॉश अगर जहाँ पे अमेरिका में जाएंगे लेने तो आपको वही फेस वॉश मिलेगा $1.5 में। कितने में? $1.5 में मिला। फेस वॉश वही, रुपए के रूपांतरण में क्या आ गया? अंतर आ गया। वहां पे आपको $1.5 मिला, $1.5 मिला, यहां पर कितने मिला? 90 रुपए मिला। 90 रुपए में अंतर आ गया, लेकिन वस्तु घट बढ़ गई नहीं। तो इस आधार पर मापने के लिए जो पैमाना होता है उसी को बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। यहां पे आपको एक बर्गर 20 रुपए में मिलेगा। 20 का बर्गर नहीं आता है, कितना में आता है? 50 का, वो भी लोकल वाला। अच्छा ठीक, दीपक का प्रचार भी हो गया। ठीक, समझिए ध्यान से। अब हुआ क्या, मान ली 80 रुपए का बर्गर यहां मिला, लेकिन वही अमेरिका में चले जाएंगे तो आपको $1 में क्या मिल जाएगा? बर्गर मिल जाएगा। बर्गर में अंतर हुआ नहीं, बर्गर वही है, ये भी बर्गर वही है, लेकिन दोनों के डॉलर में अंतर हो गए। यानी इसका मतलब ये है वहां के $1 में वहां पर जितना कम सामान खरीदेंगे उसी $1 जब आप यहां पर लाएंगे तो आप ज्यादा सामान खरीद सकते हैं। इस बीच जो अंतर होता है उसी को मापने के लिए एक पैमाना होता है और उस पैमाने को बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति समता। और खास बात क्या होती है, हमेशा इस आय पर जब जीडीपी मापी जाती है तो हमेशा जीडीपी अधिक आती है। आप समझ ध्यान से। एक और चीज आप सर्च करना, जब डालोगे ना कि इकोनॉमी ऑफ इंडिया, तो देखना नॉमिनल पर मिलेगा भारत की जीडीपी 6वें नंबर पर और पीपीपी के आधार भारत की जीडीपी मिलेगी 30वें नंबर पर। क्यों? जीडीपी का मापन बढ़ गया। और हमेशा ये पीपीपी के आधार पर किससे कंपेयर किया जाता है? विकसित देशों से, अमीर राष्ट्रों से। हमेशा जीडीपी क्या आ जाएगी? अधिक आ जाएगी, है ना। लेकिन देश से देश जब कंपेयर करना होता है जीडीपी का तो किससे कंपेयर करते हैं? नॉमिनल का। फिर से एक बार रिपीट करते हैं फिर और अपने टाइम पर। फैक्टर कास्ट का मतलब होता है जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप न हो, फैक्टर कास्ट। मार्केट प्राइस का मतलब है सरकार का रोल हो चुका है टैक्स के रूप में या सब्सिडी के रूप में। कई बार सरकार फैक्टर कास्ट से दाम कम करवा देती है, तो कैसे करा देती है? सब्सिडी देके। रियल का मतलब होता है सरकार एक आधार वर्ष मानी होती है। नॉमिनल का मतलब होता है सरकार के हस्तक्षेप के साथ साथ जो मार्केट का भी प्रभाव होता है, महंगाई का। ठीक, अब उसके बाद से क्या होता है? अगला होता है पीपीपी, जिसमें वर्ल्ड के आधार पर मापा जाता है। यहां तक समझ में आ गया? अब हम लोग समझते हैं राष्ट्रीय आय। यहां तक समझ में आ गया होगा राष्ट्रीय आय। अब हम लोग को लग रहा है कि आप लोग क्षमता थोड़ी डाउन हो रही है, हो रही है। कहीं वो वाली एनर्जी तो नहीं ना है? वो वाली मतलब कौन सी एनर्जी? जैसे दिया होता है, दिया मोमबत्ती खत्म हो रही है, खत्म, जब खत्म होने को तो एक ही भग से करके फिर बुझ जाती है। वो वाली ना है, अभी जल रही है ना, कहीं हमको दिखा, शो ऑफ नहीं ना है, हम चेक भी कर रहे हैं, इसी बहाने चेक भी हो जाएगा कि बाहुबली है सबकी वही है। खुश बम है कि चुटपुटिया पड़ाका है, सब चेक हो जाएगा। अभी दिखेगा इस पे जब चेहरे की लकीरें दिखेंगी, जब ये सब मापन है, मापन, ये सब मापक यंत्र है क्या? ये सब मापक यंत्र। शरीर आप तोड़ रहे हैं, ये सब क्या है? मापक यंत्र है। सही में जैसे ना एक जिस उस दिन में बताया था, जिसे ना एक डॉक्टर के पास एक मरीज पहुंचा, बीपी चेक कर लिया, हार्ट बीट चेक कर लिया, पल्स चेक कर लिया, डायबिटीज चेक कर लिया,
कोरोना चेक कर लिया, विदाउट टेस्ट मतलब टाइफाइड चेक कर लिया, सब चेक कर लिया, डॉक्टर बोला का कुछ हुआ नहीं है, तो मरीज बोला मुझे कुछ तो हुआ है, डॉक्टर बोल दिया लो ये है, ये तुमको ये हुआ है, तो पढ़ा तो हुआ क्या है, उस पर तुमको आलस हुआ है। ये भी एक रोग है। कई बार आदमी कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, उसको आलस होता है। आलस खत्म करना है तो अपने लाइफ से एक चीज को कम कर दीजिए, आलू को। भारत के लोग इतने आलसी क्यों हैं? आलू, हर चीज में आलू, बर्गर में इतना मोटा आलू, चाउमीन में इतना मोटा आलू। ठीक है, आते हैं। हाँ जी, नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम जान लो किस पर होता है, परिभाषा नेशनल इनकम की। आपके देश में जो राष्ट्रीय आय निकाली जाती है वह फैक्टर कास्ट पर निकाली जाती है। यानी इसकी जो परिभाषा होगी, भारतीयों की वो आय जो किस पर निकाली जाती है, फैक्टर कास्ट पर। एक लाइन में लिख लो आप लोग इस परिभाषा को। किसी देश के नागरिकों की आय, या ऐसे लिख लो, कारक मूल्य पर किसी देश के नागरिकों की कुल आय, कारक मूल्य पर किसी देश के नागरिकों की कुल आय। आप लोग सब लोग खाना वाना खाओ क्या होंगे? इधर चाय भी नहीं पिए हैं, है ना? ठीक ठीक है, हम भी उसी का इंतजार कर रहे हैं। आते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का क्या मतलब होता है? सिकंदर ना, सिकंदर सेनापति का क्या नाम था? एक कहानी है, जान लो। उसमें ये बोलता है सिकंदर, जो उसका सेनापति था, कहता है कि सर बाहर की सेना बहुत खतरनाक है और हम लोग लड़ नहीं पाएंगे अब। तो सिकंदर ने उसको एक बात बोलता है, नहीं, ये बोलता है ना, जो सेनापति सिकंदर से आके ये कहता है कि बाहर की सेना बड़ी खतरनाक है और हम लोग थके हारे हैं, लंबी यात्रा के लड़ नहीं पाएंगे। सिकंदर उसको अंग्रेजी में एक बात बोलता है, मैं हिंदी में बता रहा हूं। सिकंदर उसको ये बोलता है कि मुझे शेरों की उस सेना से कोई डर नहीं जिसका राजा भेड़िया हो, मुझे भेड़ियों की उस सेना से डर है जिसका राजा शेर हो। बात समझ आ रही है? राजा अगर शेर है तो भेड़िया से शेर वाला काम करा लेगा, और सेना पूरी शेर वाली है और राजा भेड़िया है तो कुछ भी करा नहीं पाएगा। इसीलिए बोला जाता है जैसा जैसा लीडर करेगा वैसा वैसा फॉलोअर करेगा। लीडरशिप बड़ी इसी लीडरशिप पढ़ने से खाली नहीं आती है, वो होता है बढ़िया। कुछ चीजें ना हम लोगों को भगवान देते हैं, नहीं तो जितने अमीर लोग हैं ना अपने लड़कों के दिमाग में चिप डलवा देते हैं। ये सब चीजें दुकान पे नहीं मिलती हैं। क्या क्या? कॉन्फिडेंट, डेयरनेस मतलब निर्भीकता, डेयरनेस, ये सब चीजें दुकानों पे अगर मिलती ना, सारे उद्योगपति अपने लड़कों को यहाँ पे चिप डलवा देते हैं। अब हम लोग उसके पैसा देते हैं, 1 लाख में कॉन्फिडेंट बिकता है ना? तो इस तरीके से बढ़िया है। ये आम लोगों के पास, गरीब लोगों के पास एक बहुत बड़ी ताकत होती है। आते हैं राष्ट्रीय आय पर। तो लिखो आप लोग, लिख लिए ना? क्या लिखे हैं? कारक मूल्य पर किस देश के नागरिकों की कुल आय, यानी कारक मूल्य पर निकाला था। किस मूल्य पर निकाला जाता है? कारक मूल्य पर। फैक्टर कास्ट पर, मार्केट प्राइस पर नहीं निकालते हैं। तो नेशनल इनकम की जान लो आप लोग ध्यान से। और उस पर से कौन सी आय पर निकाला जाता है? ऐसी आय जो कि एक्चुअल आय होती है। किसकी? भारतीयों की। तो जब भारतीयों की बात आ रही है तो आप बताइए, एक्चुअल जब आय होगी तो एनडीपी की बात होगी या एनएनपी की? भारतीयों की शुद्ध आय क्या है? एनएनपी। क्यों? क्योंकि नेट नेशनल प्रोडक्ट है। पूरे विदेश में भी जो भारतीय रहते हैं वो क्या है? अगर जीडीपी अगर काउंट कर देते तो विदेशियों का आ जाती कि नहीं आ जाती? लेकिन सिर्फ और सिर्फ भारतीयों की राष्ट्रीय आय निकलेगा ना। अब राष्ट्रीय में चाइना, स्वामी का, लावा का, क्या बोलते, चाउमीन कह रहे हैं, स्वामी का, एप्पल का, लिनो का, इन लोगों का काउंट नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ भारतीयों का होगा, वो कहीं होगा। समझ आ रही बात? इसीलिए किसको शुद्ध कौन सी हो गई आय भारतीयों की? एनएनपी। तो शुद्ध भी होना चाहिए और फैक्टर कास्ट पर होना चाहिए, जिससे सरकार का, देश का रियल इनकम होता है। और ये सरकार आपको बताने नहीं जाएगी अमेरिका से कि अमेरिका का इतना है राष्ट्रीय आय और मेरा इतना है, नहीं।
जब भी कंपेयर हुआ भारत सरकार ये बता देगी देखो हमारे देश का नॉमिनल जीडीपी इतना है, तुम्हारे देश का नॉमिनल जीडीपी इतना है। किससे कंपेयर करते हैं? नॉमिनल से नॉमिनल। राष्ट्रीय आय का सर्वे बाहर आपको मार्केट नहीं बताया जाएगा। अब जान लो आप लोग ध्यान से। तो इसका जो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला लिखिए साथ साथ मेरे। नेशनल इनकम बराबर NATIONAL, नेशनल इनकम बराबर NNP एट मार्केट प्राइस, यहां ब्रैकेट में बनाइएगा, एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, असो से कॉल करिएगा, प्लस सब्सिडी। नेशनल इनकम बराबर NNP एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। ये पूरा फॉर्मूला हुआ। हिंदी में लिखना हो तो हिंदी में लिखो, दोनों भाषा जरूरी है। राष्ट्रीय आय बराबर निवल राष्ट्रीय उत्पाद किस मूल्य पर? कारक मूल्य पर, माइनस, वेरी गुड, बाजार मूल्य पर, माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। सब्सिडी की जगह अगर अपना अनुदान लिख देंगे, अनुदान, तो भी सही है, लेकिन सब्सिडी एक ऑफिशियल लैंग्वेज, हर जगह सब्सिडी प्रयोग हो रहा है। अब अंग्रेज सब क्या जानेंगे, सब अनुदान कर दिक्कत हो जाएगा। ये कल आप लोगों को मैं इंटरनेशनल आंकड़े भी लिखवा दूंगा, जैसे 3 देशों से कंपेयर, कल जब क्लास चलेगी ऑफलाइन नीचे वाली तो उसमें पढ़ा दूंगा आपको। चीन, अमेरिका और भारत की जीडीपी में कंपेयर करके देखा जाएगा कि तीनों देश कैसे चल रहा है, और उसमें भी देख लिया जाएगा, आंकड़े भी लिख लिया जाएगा कि मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन, ये सब कैसे कैसे क्या होता है, कैसे उसमें चेंजेस आते हैं, वो सब कल देख लिया जाएगा। ठीक है, यहां तक समझते हैं हम लोग। अब यहां तक बात समझ में आती है कि राष्ट्रीय आय बराबर क्या होता है? निवल राष्ट्रीय उत्पाद किस मूल्य पर? बाजार मूल्य पर, माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। तो अब यहां पर बात समझ में ये आती है कि राष्ट्रीय आय किसके बराबर है। ये इतना करने के बाद आप इसको ऐसे, राष्ट्रीय आय को ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि NNP एट फैक्टर कास्ट। परिभाषा क्या कह रही है? मैं परिभाषा में क्या लिखवाया हूं कि किसी भी देश के नागरिकों की शुद्ध आय किस पर? कारक मूल्य पर। तो भारत के नागरिकों की शुद्ध आय क्या है? NNP है, किस मूल्य पर? कारक फैक्टर कास्ट पर। अब या तो उतनी लंबी चौड़ी परिभाषा लिखो या एक शब्द में आप समझ लीजिए। समझना जरूरी है, ये वाला चीज बहुत क्रिटिकल होती है, एग्जाम में लोग गलत करके आते हैं। एग्जाम में देगा ना कि राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय है, और ऑप्शन करके देगा कि ये फैक्टर कास्ट, ये मार्केट प्राइस, सकल घरेलू उत्पाद, या कोई, तो किस पर करेंगे आप? NNP एट फैक्टर कास्ट। समझ में आ गया? अब यहां तक समझते हैं। अब होता है क्या कि टीचर लोग होते हैं या कोई लोग होते हैं, बोल देते हैं कि हो गया, इसको रट लो। अगर रटना होता तो हमसे आप लोग क्यों पढ़ते? कोचिंग हमारे यहाँ क्यों आते? फिर किताबी नहीं है कि नहीं? अब हम लोग ये समझना है कि इसमें से ये इनडायरेक्ट टैक्स क्यों घटा रही है सरकार और सब्सिडी को क्यों जोड़ रही है सरकार। समझते हैं 2 मिनट में। मान लीजिए एग्जांपल के लिए, सरकार को पहले एक चीज ध्यान बार बार रखिएगा, राष्ट्रीय आय किस पर निकलता है? फैक्टर कास्ट पर, यानी किस मूल्य पर? कारक मूल्य पर। एग्जाम में, किताबों में ये भी दे सकता है, सारे नाम लिख दे रहा हूं मैं, कारक नाम भी दे सकता है, यहां पर लागत मूल्य भी दे सकता है, या यहां पर साधन मूल्य भी दे सकता है। तीनों मूल्य दे सकता है। समझ में आ रहा है? कारक मूल्य, लागत मूल्य और साधन मूल्य, तीनों मूल्य देता है। तीनों मूल्य कोई नाम दे देगा, सबका क्या मतलब है? ये फैक्टर कास्ट। और राष्ट्रीय आय किस पर निकाला जाता है? इस बात को पूरी में 5 मिनट तक इस बात के दिमाग में घूमना चाहिए बार बार कि राष्ट्रीय आय किस पर? राष्ट्रीय आय किस पर? राष्ट्रीय आय किस पर? 3 बार बोल दिया आते हैं ना, 3 बार बहुत है, 3 बार नहीं याद होगा फिर तो इतना। अब समझते हैं ध्यान से। मान लीजिए सरकार क्यों घटा रही और क्यों सब्सिडी को जोड़ रही, समझिए। जैसे मान लीजिए मार्केट में मान लीजिए कोई सामान खरीदने गए, है ना, मान लीजिए, बताइए क्या नाम है, सचिन, कौन सा साबुन लगाते हैं? डव का, बताइए। लगाते हुए डव, अब कैटरीना नहीं लगाते हो क्या? लक्स वाला, लाइफ बॉय। हम लोग बचपन में थे तो लाइव क्या था प्रचार? लाइफ बॉय जहां तंदुरुस्ती है वहां। अब गानों भी गा दो, लाइफ बॉय, आता कि नहीं? आता है कि नहीं? अब समझिए, अब मान लीजिए ये डव साबुन गए, भाई साहब क्या लगाए? डव साबुन, उसमें सिंबल भी साथ ऐसे ही होता है ना।
अब सोच रहे होंगे सर आपको कैसे पता, क्योंकि हम भी लगाते हैं। ठीक, डव। अब डव साबुन गए मार्केट में आप लेने, तो पूरा बढ़िया डिब्बा में पैक होता है, जिसकी देखो पूंजी जहां बढ़िया पैकिंग, आदमी फटाक से पैसा निकाल के दे देगा। पैकिंग पे डिपेंड चल रही है, हम लोग पैकिंग वाले हो गए हैं। भुट्टा देखो, भुट्टा वही नॉर्मल वाला 5-10 रुपए का मिलेगा, वही बिग बाजार में जाओ तो 55 रुपए का मिलेगा, प्लास्टिक से पैक। टेस्ट कोई नहीं, लेकिन पैक सुंदर है देखने में। घर में सजा देना, ले जाके खाना में सजा देना, है ना। अब आते हैं डव साबुन, मार्केट से गए आप लेने, तो डिब्बा पे आप देखते हुए आ रहे हैं, डिब्बा पे आप देखते हुए आ रहे हैं, तो डिब्बे पे आप देखें कितना का मिलता है। बड़ा वाला दोनों पता है, उससे बड़ा भी आता है ना, 30 का। चलो 30 का, 30 का भाई साहब देखिए, इन्होंने साबुन देखा कितने का, एमआरपी कितने का लिखा था, 30 रुपए का। 30 रुपए के आगे बराबर लिखा था, होगा शेयर। अब उसमें लिखा है बराबर के आगे लिखा है 18% जीएसटी, और उसके आगे कुछ लिखा था। बात समझ आ रही है? आगे कुछ कितना परसेंट होगा, परसेंटेज निकालते रह जाएंगे हम लोग ना। कुछ आसान चीज लगाओ जिसे समझ में आए। 100 रुपए लेता हूं, 100 रुपए लूंगा, समझ में पता चला हम लोग प्रतिशत वाला चैप्टर पढ़ने लगेंगे। जीडीपी कम समझेंगे हम लोग, परसेंटेज ज्यादा लेने लगेंगे। समझिए, मान लीजिए 100 रुपए का साबुन खरीदते हैं, इतना बड़ा, हाँ 100 रुपए का साबुन खरीदते हैं, 100 रुपए का। अब 100 रुपए पर जीएसटी कितना है, 18%, यानी फिर उसके आगे क्या लिखा हो गया, 82 रुपया। अब इसमें परसेंटेज समझने की जरूरत नहीं है, सब समझ रहे होंगे। ठीक, इसमें भी कुछ डाउट है, लेकिन फिर भी मान लो आप लोग, मानने के लिए ये 82 रुपया प्लस 18 बराबर कितना हो गया, 100 रुपए। समझ में आ रही यहां तक बात? यानी ये जो 100 रुपए जो आप कहां से लेकर आए, दुकान से ना, तो ये 100 रुपए क्या है, ये मार्केट प्राइस है, और राष्ट्रीय किस पर निकाला जाता है, फैक्टर कास्ट पर। अब समझना ध्यान से, यहां पर बात समझने वाली है। सरकार को 2 चीज पता है, सरकार कितनी चीज पता है, 2 चीज। मार्केट में सरकार को पता है कितने में बिक रहा है, 100 रुपए में। और सर टैक्स कौन भगवान लगाया है कि आप लोग अपने मन से लगा दिए हैं? सरकार अपने लगाना होता तो 0% लगाते, है कि नहीं? टैक्स ही नहीं रहता, लेकिन टैक्स लगना जरूरी है देश में, सब कुछ ही चलता है। हमारे आपके पैसे से सब कुछ चलता है। हमारा आपका पैसा ही क्या है, संचित निधि है, और हमारे पैसे सरकार हर साल कुछ पैसा मांगती है हाथ जोड़कर। किस अनुच्छेद के तहत, सवाल है क्या यार, 266 के तहत पैसा मांगती है, हमको पैसा दे दो। जो पैसा मांगती है उसको क्या बोलते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण, और वही क्या होता है, बजट होता है। और ठीक, और वही एक और सवाल, और वही बजट साल भर खर्च करने के बाद सरकार हमको आपको कहती है कि पैसा ये हुआ, वो क्या कहलाता है, पढ़ना है। आम बोलचाल में ही, आम बोलचाल में पूरी आपको जीएस को कवर करनी, कितनी आम बोलचाल नहीं है, सरकार जो खर्चा की है, क्या हुआ, कैसे गया, क्या होता है, ओके कि नहीं? तो समझिए, सरकार को 2 चीजों का पता है, एक सरकार को मार्केट प्राइस पता है, और सरकार को टैक्स के बारे में पता है। घबराइएगा नहीं, आराम से पढ़िए, आज चेक भी हो रहा है, ऐसा ना कल गायब हो जाए पूरा, सर क्या करें सर तबीयत खराब हो गई है ना। समझिए, वो मैं चेक कर रहा हूं बार बार ऐसे, लेकिन इतनी क्षमता सबकी है, वो दिख रहा है। 100 मार्केट प्राइस कितने का पड़ा, 100 का। टैक्स कितने का पड़ा, 18 रुपए का। और सरकार को यही 2 चीज पता है, और सरकार अपना क्या निकालना चाह रही है, राष्ट्रीय आय, नहीं राष्ट्रीय आय। और राष्ट्रीय आय किस पर निकलता है, मैं बार बार इस पर घूम रहा हूं, क्योंकि ना बहुत सारे लड़कों से मिलता हूं मैं, चाहे कई जगहों से, उन लोगों को राष्ट्रीय रटा हुआ है, लेकिन पूछ दो कि कैसे, तो सर कोई बताया ही नहीं। मैं आपको बार बार जितनी बार पूछूं तो आपको उबना नहीं है, बताना है, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। सरकार को क्या चीज पता है, 2 चीज, क्या क्या, मार्केट प्राइस और टैक्स। सरकार इन दोनों चीजों से सरकार क्या निकालना चाह रही है, राष्ट्रीय आय। और राष्ट्रीय आय किस मूल्य पर निकलता है, फैक्टर कास्ट पर। तो फैक्टर कास्ट सरकार कैसे निकाल लेगी, 100 में से टैक्स को घटा देगी, बाजार मूल्य में से सरकार किसको घटा देगी, टैक्स को। तो सरकार को क्या पता हो जाएगा, फैक्टर कास्ट। समझ में आ रही बात? तो सरकार जिन जिन चीजों पर, अप्रत्यक्ष कर हो तो डायरेक्ट टैक्स हो तो कोई मतलब नहीं है, नहीं, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स सरकार को पता ही होता है, ठीक है, वो तो डायरेक्ट है, बीच में कोई लेन देन वाला होता ही नहीं है। आपका टैक्स है, आपको कट गया, पता चल गया, इनडायरेक्ट टैक्स की बात होती है। यानी जिन जिन चीजों पर आप टैक्स दिए हुए होते हैं, जिन जिन चीजों पर सरकार इनडायरेक्ट टैक्स लगाई होती है, सरकार उन सबको घटा देती है। तो घटाने के बाद उन सभी वस्तुओं को सरकार को क्या प्राप्त हो जाएगा, फैक्टर कास्ट।
तो ये क्या है, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस, जितनी भी वस्तुओं को सरकार क्या लगाए, टैक्स, उनको सरकार क्या कर रही है, समझ में आया कि घटाती है। क्लियर हो रहा है, यहां तक आराम समझना है। अब उसके बाद अगला सब्सिडी, या इसको मैं एक और तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको यहां पर, चाहे अभी बताऊंगा और पहले सब्सिडी को बता दूं। सब्सिडी के लिए एक कहानी बनाता हूं मैं। सब्सिडी आप लोग देखना था हमेशा पिछड़ा वर्ग, किसान, गरीब वर्ग, ठीक है, इन लोगों को क्या दिया जाता है, सब्सिडी जाती है। अब पूंजीपतियों को सब्सिडी सरकार नहीं देगी, सारे अमेरिका से भाग के चले आ जाएंगे, चलो भैया हम भारत में क्या बट रहा है, सब्सिडी, सब आ जाएंगे कटोरा लेकर, अल्लाह के नाम पे देते बाबा, भगवान के नाम पे देते बाबा। अच्छा, भिखारी बड़े टैलेंटेड होते हैं, सबका, सबके पास थोड़े भिखारी बनना, उसमें भी क्या चाहिए, करेज चाहिए। चौराहे पे खड़े हो गए, अल्लाह के नाम पे देते बाबा, भगवान के नाम पे देते बाबा। फिर लड़का, भाई हटो जी हटो, भागो, फिर भी कह रहा है भगवान के नाम पे देते बाबा, मुझको एक रुपया दोगे तो भगवान 10 लाख देगा। फिर बोले चल हट भाग, फिर कह रहा है भैया दे दे, कोई कर पाएगा? वो भी एक धंधा है, गंदा है पर धंधा है। ठीक, आते हम लोग, जोक था अभी नहीं, सब लोग भिखारी मत बन जाना सर, भिक्षाम देही, ऐसा नहीं करना है। आते हैं हम लोग यहां तक सब्सिडी की बात। सब्सिडी तो किसानों के एग्जाम्पल लेता हूं, किसान को, किसान वो सक्सेस हो सकते हैं भारत, बस एक चीज छोड़नी पड़ेगी, 2-3 चीजें, थोड़ी सी अपनी रूढ़िवादिता सोच आपको बदलनी पड़ेगी किसानों। आप अपने घर पर ट्राई करना, मैं आपको आपके घर के खिलाफ भड़का नहीं रहा हूं, बस ये कह रहा है अपने घर पे कोई खेती हो रही हो, आप कहिएगा पापा ऐसे ना, दादाजी ऐसे करिए, सुना पढ़ा अभी, तब हम क्या पढ़ाइया, होगा कि नहीं, इस तरीके से बात समझ रहे हैं। 2-3 डायलॉग, जैसे लड़कों को बोला, लड़के जाते बोल रहे कहेंगे लड़का का पूछ भैया वो, लड़कियों को लड़की से रहा। 2 डायलॉग ना गार्जियनों का बहुत खतरनाक है, बेकार है। आते हैं, आप लोग सोच रहे हैं सर कुछ और बात कहें, सुनने में मजा आ रहा है। नहीं पढ़ा जाएगा। आते हैं सब्सिडी। सब्सिडी में क्या है, किसानों को सरकार सब्सिडी देती है, पिछली क्लास में से बताया मैं, ठीक वैसे ही बता रहा हूं। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर मान लीजिए ये सरकार है, क्या है ये, सरकार है, इस बात को याद रखिएगा, सरकार होगा सियर, ये सरकार है और ये किसान, यहां ये किसान है और ये भोली भाली जनता। भारत की जनता ना भोली भाली है ही। हम लोगों के लोकतंत्र में 4 मुद्दे होते हैं चुनाव में। कितने मुद्दे, 4 मुद्दे। पहला पैसा, दूसरा दारू, तीसरा डर, चौथा मुद्दा, ध्यान समझिएगा, चौथा मुद्दा, पहला पैसा, दूसरा दारू, तीसरा डर, तीसरा मुद्दा, चौथा मुद्दा। पहले आपको पैसा देगी, 500 रुपया लो, हमको वोट दे देना, है ना, पैसा ले लेना, जिसको मर्जी वोट दे देना। हमारे बहुत चुनाव आयोग केस भी कर सकता है इस बात पर, है ना, लेकिन पैसा लेके ये थोड़े बोला उसको वोट दे दो, पैसा ले लीजिए, ठीक है, दूसरे को वोट दे दीजिए, जिसको मर्जी उसको वोट दे दीजिए। अब देखिए पैसा नहीं लिए, ईमानदार हम पैसा नहीं लेंगे, आप बोले हम नहीं लेंगे, ठीक, फिर उसके बाद से क्या किया जाएगा, पैसा नहीं लोगे दारू तो लोगे, है कि नहीं, दारू लोगे। अब होगा कि दारू नहीं लोगे तो महिलाएं साड़ी लेंगी, है ना, अब दारू भी लोगे, ये भी नहीं लोगे तो तीनों ले लो, तीसरा का ले लो, तीसरा ले लो क्या, ये अल्कोहल, अरे अल्कोहल कह रहे हैं, ये काली प्लास्टिक में मीट, देखना काली प्लास्टिक पूरा मीट बटता है, पता कि नहीं, चुनाव है गांव पूरे, देखना काली पुलिस, कितनी पुलिस पकड़ती है कि नहीं। ये 3 चीजें, अब 3 चीजों से आप नहीं माने मैं ईमानदार, उसके बाद आपको तीसरा हथियार डराया जाएगा, दलित हो दलित, वोट अपने वाले को देना, वरना बाकी कोई आएगा तो नुकसान हो जाएगा। दूसरा ब्राह्मण हो ब्राह्मण को वोट देना, वरना दूसरा आएगा तो नुकसान हो जाएगा। तीसरा मुसलमान हो मुसलमान को देना, वरना नुकसान हो जाएगा। और चौथा जागो हिंदू जागो, वरना देश कब्जा हो जाएगा, पता नहीं कौन कब्जा कर लेगा, है कि नहीं। ये 4 चीजें,
तीन चीजें जो नहीं बचता है, नहीं फंसता इन तीन चीजों से, अलग अलग तमाशे आएंगे। आजमा लेना, चुनाव और आजमाना मेरी बात। पहले पैसा, फिर दारू, साड़ी, मीट, ठीक है, और उसके बाद डर। और इन सबसे झाड़ू, ठीक है, इन सबसे अगर आप नहीं फंसे तो फिर आपको क्या दिखेगा? मुद्दा में क्या? किसका, कौन पार्टी एजुकेशन, किसके घोषणा पत्र में एजुकेशन की बात है, किसके घोषणा पत्र में रोजगार की बात है, किसके घोषणा पत्र में रिजर्वेशन, महिलाओं के रिजर्वेशन की बात है। ये सब बातें क्या होंगी? वो मुद्दा बनेगा। लेकिन इस 100 में से 5 लोग इन 3 मुद्दों से बच पाते हैं। बस समझा रहे? बस 5 लोग, 95 लोग यहां नहीं उलझेंगे तो यहां उलझोगे, यहां नहीं उलझोगे तो अरे 3 है, किसी जाल में तो उलझबे करोगे। और जाए तो जब यहां कहीं नहीं, यहां तो उलझ ही जाता है, उलझ जाते हैं लोग। डर मत आपको डराया जाएगा, बस समझा रहा है? ये है। आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर, सब्सिडी पर। सब्सिडी। अब मान लीजिए किसान ने कोई बीज बनाया, फोकस हियर। मान ली किसान ने कोई बीज बनाया। किसान क्या किया? कोई बीज बनाया, और वो बीज बनाया, वो ये कहता है कि मेरी लागत और बनाने का जो टोटल खर्च आया वो कितना आया? 700 रुपए। कितने आए? 700 रुपए। 700 रुपए। अब हुआ कि जनता को 700 में बेचने गया किसान, तो जनता को लगा बहुत महंगा। अब जनता पहुंची किसके पास? सरकार के पास। ये बताइए आपको हम लोग क्यों जिताए थे? अब मेरी बात मान लीजिए, फिर इलेक्शन आने वाला है, समझा देंगे हम लोग। ठीक, अब देखना इस कहानी में तीनों लोग परेशान। किसान का नहीं बिका, किसान परेशान। जनता को महंगा हो गया, जनता परेशान। सबसे ज्यादा सरकार परेशान। अगला चुनाव आने वाला है, सरकार परेशान, सभी परेशान है ना यहाँ कहानी में। अब होगा क्या यहाँ पर क्या होगा? दो हिस्से, इस कहानी के 2 पार्ट है। पहला पार्ट चल रहा है। अब सरकार भागे भागे जाए किसके पास? किसान के पास। कहे कि तुम 700 रुपए में क्यों बेच रहे हो? तो किसान के घरे माई बाप क्या करें, 700 रुपए मेरी लागत ही आ रही है, मैं कहां सस्ता बेच दूं? तो कहेगा सस्ता बेचो। नहीं तो नहीं बेचेगी, फिर सरकार, जनता पहुंचेगी इनके पास। नहीं सुन रहे मेरी बात? अगला 5 साल साफ हो जाएंगे आप, है ना? फिर इनके जाएंगे अधिकारी, कुछ कम करो। कहेंगे ना मेरा उतना है, ये 7 ही सवार है, तो कहां से बेचूं? तब सरकार, जो अधिकारी होंगे सरकार के, इनको दिमाग देंगे। किसको? किसान को बोलेंगे तुम आम जनता को कितने में बेचो? 500 रुपए में। तो कहेगा 200 आसमान से आएगा? कहेगा नहीं, मैं आपको 200 रुपए सब्सिडी के रूप में दे दूंगा। बात समझिएगा मेरी? अब जो पहले 700 का मिल रहा था, किसान बेच रहा था, अब किसान जनता कितने बेचने के लिए सरकार बोली? 500 में। और 200 रुपए कहां से उसको मिल गया? सब्सिडी के रूप में। यहां तक कहानी समझ में आ रही है? ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 अभी हुआ क्या? पार्ट 1 के अंत में अब हुआ क्या? किसान खुश क्योंकि 500 में बिक रहा है और 200 रुपये उसको सरकार दे रही है। जनता खुश क्योंकि 700 की चीज कितने बिक रही है? 500 में। सबसे ज्यादा ये खुश क्योंकि जो सबसे दुखी होगा वही सबसे ज्यादा खुश भी तो होगा, है ना? अब जन्म लेते ही जो स्कॉर्पियो में घूमने लगा वो कहाँ जानेगा? जो साइकिल पे चला है, स्कूटी पे आया, फिर अल्टो पे आया, फिर उसको मिली स्कॉर्पियो, फिर सफारी आया, तो उसको अलग अनुभव फील होगा ना। सरकार तो सबसे ज्यादा स्ट्रेस में थी, सबसे ज्यादा खुश भी ये होगी। ये पार्ट 1 है, समझ में आया बात में? ये पार्ट 1। अब पार्ट 1 में लेकिन हुआ क्या था? ये 700 क्या था? ट्रैक्टर का। क्योंकि किसान की लागत कितनी थी? 700 रुपए। बात समझ में आ रही यहां तक? और उसके बाद 700 के बाद, और फिर उसके बाद जनता को मार्केट में किसान कितने में बेचने लगा? 500 रुपए में, है ना? अब पार्ट 2 शुरू होता है। यहां तक बात समझ में आ गई कहानी को? इस कहानी को लोग बना भी लीजिएगा, बना लो आप लोग 2 मिनट में। ये हमेशा याद रखिएगा, हमेशा काम देने वाला है ये चार्ट। किसान, सरकार और जनता वाली ये कहानी हमेशा आपको याद आएगी, और ऐसा सरकार करती हमेशा। अच्छा, आप लोग कभी सोचते नहीं जो आप लोग को लैपटॉप, टैबलेट जो सरकार देती है, कैसे देती है? सरकार आपसे पैसा लेती है? नहीं लेती है। हाँ, जिनको नहीं मिला वो दुखी हैं, जिसको पा गए वो खुशी हैं, है ना? कोई बात नहीं, कभी खुशी कभी गम, कभी ज्यादा कभी कम। देखिए, टैबलेट जो भी सरकार देती है, लोग, सरकार जितने भी लोग देते हैं, वो कैसे देते हैं? वो पैसा किसको दे देते हैं? कंपनी वाले को। तो सब्सिडी किसको दे दिए? कंपनी वाले को। तो कंपनी का जो बनाने खर्चा है किससे मिल गया? सरकार से मिल गया, और कंपनी वाला आपको उठा के लैपटॉप देता है। समझ में आ रही? अब आपके दिमाग में सवाल चल रहा होगा कि सर ये सरकार तो कहीं से तो देती होगी सब्सिडी ना, तो टैक्स वगैरह सरकार आप किस लिए चुनते हैं कि यहाँ कुछ पैसा उनका पैसा उठा कर इसको दे दो, उनका पैसा उठा कुछ इनको दे दो? यही सब होता है पूरे देश में।
होता है कि नहीं? जैसे आपके घर पे देखे हो, जैसे मान लो आपके घर पे क्या है, 2 लाख 10 लाख रुपया रखा हुआ है खाते में, वो हमेशा के लिए फ्यूचर प्लानिंग के लिए। फ्यूचर प्लानिंग तो ये होती है भारत में, पढ़ाई चाहे शादी, पढ़ाई चाहे शादी। पढ़ाई के लिए, मान ली पढ़ाई के लिए रखा हुआ है, पढ़ाई के लिए रखा हुआ है आपके लिए पैसा 10 लाख घर पे, फ्यूचर में कुछ करेगा तो पढ़ाई में दिया जाएगा। अब मान ली बीच में किसी की तबीयत खराब हो गई, पैसा उठा के तबीयत में जाएगा ना, अभी तात्कालिक क्या दिख रहा है, तो पैसा बाद में आ जाएगा पढ़ाई के लिए, तात्कालिक तबीयत खराब जा ही नहीं रही तो पढ़ेगा कौन? तो तात्कालिक पैसा उसको निकाल के यहाँ लगा, या ऐसे ही सब्सिडी सरकार करती है कि वहां कुछ पैसा उठा के यहाँ पर दे। तो यहां तक समझ में आ रही बात? तो यानी यहां तक की बात में क्या समझ में आया कि 700 रुपए फैक्टर कास्ट था, किसका? बीज का, लेकिन बाद में वो मार्केट प्राइस कितना बन गया? 500 रुपए। मेरी बात अब समझ में आ रही है मैं क्यों जोड़ती है सरकार? कुछ जो समझदार होंगे वो समझ रहे होंगे, अब आगे समझता हूं मैं, समझाता हूं मैं। अब यानी मार्केट प्राइस, ये जो 500 रुपया बीज का दाम है, ये क्या है? मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस है ना। और सरकार, ये बताइए सरकार क्या निकाल रही है? नेशनल इनकम। किस पर निकालती है? फैक्टर कास्ट पर। सरकार को फैक्टर कास्ट पता नहीं है, लेकिन सरकार को 2 चीज पता है, एक सरकार ने दिया सब्सिडी तो सरकार को पता है, और मार्केट प्राइस सरकार को पता है। तो सरकार इस 500 में 200 को क्या जोड़ देगी? सब्सिडी को जोड़ देगी, और सरकार को 700 फैक्टर कास्ट का पता चल जाएगा। हमारी बात यहां तक की बात। इसलिए सरकार जिन जिन चीजों में सरकार सब्सिडी दी हुई रहती है, सरकार उन इन सब्सिडियों को सरकार क्या कर देती है? जोड़ देती। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं 2 मिनट में। यहां पे जो 100 रुपए था बराबर 100 रुपए पहले वाला था ना टैक्स में, क्यों घटा रही है सरकार और यहां पर क्यों जोड़े? एक बार फिर से मैं बता रहा हूं। सरकार क्या कर रही है, ये जो फैक्टर कास्ट है, ये जो फैक्टर, ये वाला 82 फैक्टर कास्ट, इस टैक्स की वजह से फैक्टर कास्ट क्या कर रहा है? बढ़ा के दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? बढ़ा के दिखा रहा है ना। इसलिए सरकार क्या कर देती है? घटा देती है। दूसरा, इस सब्सिडी की वजह से ये फैक्टर कास्ट सरकार क्या कर रही है? कम दिखा रही है, इसलिए सरकार सब्सिडी को जोड़ देती है। क्लियर समझ में आ गया? ये होता है फार्मूला, और ऐसे पढ़ा जाता है। कोई डाउट होना चाहिए? अब होगा कि जो ही क्लास बंद होगी, जो ही बाहर जाएंगे आपके दिमाग से निकल जाएगा, है ना। अब यहां तक समझ में आ गया। अब उसके बाद आगे की बात, आप लोगों का प्रोग्राम आ रहा है, लेकिन तब कुछ और पढ़ते हैं हम लोग, आ ही गया है। अब अगला यहां तक अच्छा एक बार खा के पढ़ा जाए। पहले पढ़ लिया जाए। कोई यूट्यूब वाले सोचेंगे कि हम लोग लग रहा है कोचिंग मिड डे मील चलता है क्या, कि 2 घंटे के बाद खाना चल रहा है। नहीं, आते हैं हम लोग। यहां तक बात समझ में आ गई कि क्या क्या पढ़े हम लोग? शुरू बताइए, आप लोग बताइए पढ़े तो क्या है, तो पता होना चाहिए। जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम, ये सब हो गया। अब 2 चीजें, ये चीजें क्या है? अब ये राष्ट्रीय आय, और ये जीडीपी और ये जीएनपी, इसको काउंट करने के लिए कोई फॉर्मूला तो होगा कि ऐसा है कि ये जाके बता देंगे कि सर लीजिए मैं इतना कमाई हूं, जोड़ लीजिए। ये जाके बता देंगे सर मैं इतना कमाई हूं, ले आके जोड़ लीजिए। इतना महान हम लोग नहीं। उसके लिए सरकार एक फॉर्मूला बनाती है, फॉर्मूला है। तो 2 तरह का फॉर्मूला, वैसे तो 3 है, लेकिन सरकार जारी कितने करती है? 2 प्रकार का फॉर्मूला। एक होती है एक्सपेंडिचर मेथड और एक होता है इनकम मेथड। ध्यान समझिएगा, एक होता है एक्सपेंडिचर मेथड और दूसरा होता है इनकम मेथड। यानी एक होती है व्यय पद्धति, एक होती है आय पद्धति। अब समझना, ये खाली रटना नहीं है कि आय और व्यय क्या हो गया। अब ये जानना है कि क्यों ये 2 फार्मूले बने आय और व्यय पद्धति का। बताता हूं मैं। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए, जैसे कि पानी दीजिएगा ये। जैसे मान लीजिए कि आपके पास स्कॉर्पियो की एजेंसी हो, आपके पास स्कॉर्पियो की एजेंसी हो, और मैं खरीदार आपके यहां पहुंचा खरीदने के लिए। स्कॉर्पियो का दाम कितना हो रहा है जी? 10 ही लाख नहीं, ज्यादा होगा। 15 सब ले होके 16 पास जाएगा। चलो ठीक है, 18 मान लेना, खुश? ठीक, 18।
मान लीजिए 18%, 18 लाख, परसेंट नहीं, अच्छा इकोनॉमी बार बार परसेंट ही चलता है। ठीक, आते हैं। मान लीजिए इनके यहाँ पहुंचा, मैं इनके यहाँ पहुंचा कि मैम मुझे स्कॉर्पियो दे दीजिए, ये कहेंगे ले लीजिए, तो मैं कह रहा हूँ ले जा रहा हूँ, कहेंगे रुकिए पैसा दीजिए, है कि नहीं? तो ये बोली 18 लाख रुपया रखेगा, 18 लाख रुपया लगेगा, समझिए बात को। अब मैं बैग ले आया, 18 लाख रुपए इनको दे दिया। दो चीजें हुई, कितनी चीजें हुई? दो चीजें। एक बिंदु पर दो चीजें हो गई, समझना है बात को? दो चीजें हुई। मेरे लिए 18 लाख क्या हो गया? खर्च हो गया, यानी व्यय हो गया, मेरा एक्सपेंडिचर है मेरा। और आपके लिए 18 लाख क्या हो गई? आय हो गई। समझ में आ रही बात? अब इसको ऐसे नहीं दिमाग लगाएं सर जी ऐसे कैसे, आपको सर स्कॉर्पियो तो मिली है ना, ऐसा नहीं जोड़ेंगे, तब तो डबल हो जाएगा। 18 लाख प्लस 18 लाख तो 36 लाख, तब तो हर चीज का दाम। ये मोबाइल गया मैं लेने 20,000, 20,000 मुझे मोबाइल देती है, ये भी 20,000, 20,000 वो लिया तो 40,000। सबकी जीडीपी क्या आ जाएगी? डबल आ जाएगी। इसलिए सरकार क्या करती है? दो फार्मूले। समझ में आ गया क्यों सरकार दो फार्मूला मत? ऐसी जब जब चीजें, जब जब दुनिया में जो भी चीज खरीदी या बेची जाती हैं, तो दो चीजें उसी बिंदु पर उसी समय दो चीजें हो जाती हैं। एक व्यक्ति का आय हो जाता है और दूसरे व्यक्ति का व्यय हो जाता है। जैसे आपका क्या हुआ? आय हुआ और मेरा व्यय हुआ। तो इन्हीं फार्मूले को फोकस हियर, जिन जिन लोगों का व्यय हुआ उन सभी लोगों की अलग 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 सबका खर्चा जोड़ देंगे, तो वो क्या हो गया? जीडीपी को काउंट करने का कौन सा मेथड? एक्सपेंडिचर मेथड। फार्मूला रटना नहीं है, जानना है कि उपज क्यों हुई इस फार्मूले की। नहीं मिलेगा इस तरह का, आप लोग देख लेना कहीं यूट्यूब पर, चाहे किताब में, चाहे कहीं, इतना डिटेल। उसके बाद दूसरा आय क्या है, उसके बाद अब इनका आय हुआ, सबकी जितना आय हुआ, सब जितने लोगों की इनकम हुई वो क्या हो जाएगा? इनकम मेथड। इन्हीं दोनों मेथड को पढ़ लेना है, फिर आपका पूरा जीडीपी क्लियर हो जाएगा। क्लियर? दोनों को समझ लेते हैं हम लोग। पहला डालिए हेडिंग जीडीपी, टाइटल डालिए जीडीपी की गणना या जीडीपी मेजरमेंट। जीडीपी मेजरमेंट, जीडीपी मेजरमेंट। जीडीपी मेजरमेंट, रोज से तो कम ही पढ़े आप लोग। हाँ, जीडीपी मेजरमेंट में यानी जीडीपी गणना। तो पहला फार्मूला क्या होता है उसको आप लोग लिखें, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर जाए तो लोगों का संडे किसमें बीत गया होगा? सुबह घर बैठ के बतियाने में, मम्मी फुआ चाची से बतियाने में, और नहीं तो सुबह से 10 कप चाय पीने में। आप लोगों ने एक नया चैप्टर जीडीपी पढ़ लिया और मेरा भी वसूल हो गया टाइम, मैंने आपको पढ़ा दिया। इतना खतरनाक कठिन चैप्टर, ये डेंजरस चैप्टर में से आता है। समझ में आ रही बात? ये है एक्सपेंडिचर मेथड। हिंदी में से कहेंगे व्यय पद्धति, हिंदी में से कहेंगे व्यय पद्धति। हिंदी में से क्या कहेंगे? व्यय पद्धति। आगे आते हैं हम लोग। फार्मूला आप लोग लिखें, व्यय पद्धति। जीडीपी बराबर होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सहनशीलता खत्म हो रही है। हाँ वही कह रहा हूँ, समोसे की महक आ रही है। ठीक, जीडीपी बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, है ना? आप लोगों की इंद्रियों की भी पहचान हो रही है। आते हैं हम लोग, अब इसको सबको एक्सप्लेन करके एक बार लिखता हूं, सबको समझाते हुए चलता हूं। जैसे जैसे होगा क्या, इन सबके थोड़ा जगह लेकर बनाए, कंजूसी नहीं, मेरे नोट्स में कंजूसी मत बना करो, इतने में लिख लें, इतने में सिकोड़ लें, पन्ना खर्च करिए। ठीक, अब पूरा एक सबके हाथी का सूंड निकलेगा, इसका एक हाथी का सूंड निकलेगा, इसका निकलेगा, इसका कम से कम हाथी का 5 सूंड निकलेगा। कितना सूंड? 5 सूंड। पहला सी का मतलब होता है कंजम्पशन, लिखिए आप लोग कंजम्पशन, उल्टा लिखूंगा मैं। सी का मतलब होता है कंजम्पशन। अब उसके बाद आप ऊपर लिखेंगे ग्रॉस कंजम्पशन।
पहले ग्रॉस लिखूंगा, सोचेंगे सर जी सी कनेक्ट नहीं हो रहा है, ग्रॉस कंजम्पशन, सी से मतलब कंजम्पशन हुआ, लेकिन अब उसमें क्या जोड़ेंगे, ग्रॉस कंजम्पशन। हिंदी में इसे कहते हैं सकल उपभोग, सकल उपभोग। आई बराबर होता है इन्वेस्टमेंट, आई बराबर होता है इन्वेस्टमेंट, पूरा लिखेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। हिंदी में लिखेंगे सकल निवेश, साथ साथ चलिए साथ साथ लिखिए, सकल निवेश। जी का मतलब होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग, यानी सरकारी खर्च, गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग या स्पेंडिंग जो भी कर लेंगे आप, पता होना चाहिए मतलब सरकारी खर्च, क्योंकि जीडीपी में प्राइवेट का भी जुड़ेगा ना और सरकारी का भी जुड़ेगा, सरकारी खर्च। एक्स बराबर आप लोग लिखो एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट मत लिखना एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात, एम का मतलब होता है इंपोर्ट, इंपोर्ट का मतलब होता है आयात। सबको एक क्लास में ऑनलाइन मिलेगा, बाकी बैच आप लोगों को ऑफलाइन। इतना हो गया सबका, आगे चलें। सवाल एक ये है, पहले समझाता हूं तब सवाल पूछता हूं मैं। सकल उपभोग, सकल निवेश, सरकारी खर्च और ये आय, ये निर्यात माइनस आयात समझते हैं हम लोग। सकल उपभोग का मतलब क्या होता है? सकल उपभोग का मतलब होता है उस साल हर व्यक्ति का जो जो खर्च हुआ। आपने चायपत्ती खरीदा, आपने बाइक खरीदा, आपने पेन खरीदा, आपने सुई खरीदा, आपने स्कॉर्पियो खरीदा, आपने हेलीकॉप्टर खरीदा, आपने जमीन खरीदा, और क्या खरीदा? ठीक, सब तो कुछ तो बोल दिए, हो गया ना सब कुछ। आपने स्कूल की फीस पे की, ठीक है, वो सब कुछ, वो सब आपने क्या किया? खरीदा। किस लिए? उपभोग के लिए। किस लिए किया आपने? उपभोग के लिए आपने खरीदा। तो बदले अपने पैसा फ्री मिल गया, बदले अपने पैसा पे किया। तो वैसे सभी चीजों को क्या बोलते हैं? सकल उपभोग। यहां तक वो पता है, किसी के समझ में आया नहीं? अब समझ में आएगा, किताबी ज्ञान नहीं जाना है, रियल ज्ञान में आना। सकल उपभोग का मतलब ये होता है, आप लोग एक शब्द लिख लो, किसी भी वस्तु की पहली खरीद, किसी भी वस्तु की पहली खरीद, पहली खरीद। बताता हूं इसका मतलब, किसी भी वस्तु की पहली खरीद। अब एग्जांपल के लिए, कोई इसमें हीरो है, हाई हीरो है, क्या नाम है? मधुवेश। मान लीजिए मधुवेश हैं, हीरो टाइप के हैं भी, ठीक है। आज कौन साल चल रहा है? 2022। ये 2018 में किसी के फेर में पड़े, हम तो कुछ बोले नहीं, बस फेर में पड़े, आप लोग हंस दिए। मान लीजिए किसी के फेर में पड़े, किसी के चंगुल में आए। अब होता है क्या, पापा जिद करके पल्सर खरीदवाए। क्या खरीदवाए? पल्सर। चला भी रहे हैं, पीछे बैठा भी रहे हैं, है ना, ध्यान समझिएगा। पल्सर चला रहे हैं पीछे बैठ, क्योंकि पीछे बैठने वाला इंप्रेस रहेगा, पल्सर रहेगा तो इंप्रेस भी ना, साइकिल थोड़ा इंप्रेस होगा। पल्सर में चला रहा है, वैसे चलाओ तो हवा में उड़ता है ना। पल्सर कब खरीदे थे? 2018 में। 2018 में इन्होंने पल्सर खरीदा। कितने रुपए का, कितने का मिला था? खरीदे पता चला होगा ना, 86,000, 85,000। मान लीजिए कितने का पड़ा वो? 85,000। अब होता है क्या कि 2 साल के बाद, 3 साल के बाद ये मेरे संपर्क में आते हैं, तो पढ़ाई की बात होती है, पढ़ाई ज्ञान की बात होती है। अब ये कहते हैं, जो इनके साथ जो पीछे बैठ के घूमता था प्राणी, जो प्राणी घूमता था, वो कहता है खाली घूमने से काम चलेगा, कुछ आगे होगा है कि नहीं? आगे पढ़ाई होगी। पढ़ाई होने का मतलब क्या है? अब इस रिश्ते को रजिस्टर्ड बनाया जाए, अब रिश्ते को क्या किया जाए? रजिस्टर्ड बनाया जाए, है ना। वैसे बना सकते हैं? नहीं। पूर्वांचल में रहते हैं, ठप्पा होना चाहिए किसका? सरकारी का।
हमारे पास आते हैं सर, एक बहुत बड़ी समस्या, मैं कहता हूँ क्या है जी, बताता हूँ, बताते हैं सर ये दिक्कत है, अब लग रहा है कि सब गया मेरा, है ना। ठीक, तो मैं इनको समझाता हूँ, कुछ नहीं, टेंशन मत लो, बात कर लो साल भर के लिए घर पे, है ना, उसको भी चेक कर लेना कि साल भर कोई रुकेगा तो बढ़िया है, नहीं तो तुमने रास्ते है। ठीक, अब समझिए, अब एक साल पापा से टाइम ले लिए, उधर भी टाइम लिए, दोनों लोग पढ़ने लगे, तो अब हुआ क्या, हम पहले इनको बोल दे, जिससे बैठा घुमाते हो ना, पहले इसको हटा दो। किसको? प्राणी को नहीं, पल्सर को। किसको? पल्सर को। अब देखिएगा, याद रहेगा ये बात, कभी जीडीपी भूलेगा ना, पल्सर वाला याद कर लेना। अब हुआ क्या, देखना, अब 2022 में इन्होंने पल्सर किसी को बेच दी, किसी दूसरे हीरो टाइप के प्राणी को, दूसरे बकरे को पकड़ के उसको ये बेच दिए 2022 में। कितने में? 42,000 में। कितने में? 42,000। इसलिए दुखी हो रहे हैं सबकी, लग रहा सच्ची घटना है, सच्ची नहीं ना है जी, सच्ची घटना है। इस एक टीवी जब सीरियल आता है, जब सीरियल आता है तो लिखा होता है इस पात्र घटनाओं का निजी से किसी वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं, ये सिर्फ एक काल्पनिक घटना है, काल्पनिक है ना। ठीक, अब आते हैं 85,000 की बाइक 2022 में कितने में बेच दिए? 42,000 में। अब हुआ क्या, ध्यान समझिएगा, तो अब भारत की जीडीपी में 2022 में ये वाला दाम नहीं जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2018 की जीडीपी में 85,000 का दाम सरकार जोड़ चुकी थी, अब 2022 की जीडीपी में वो दाम नहीं जुड़ेगा। क्यों? कि अगर जुड़ेगा तो 82,000 प्लस 42,000 तो कितना हो जाएगा? 1,27,000। तो ऐसे जो जीडीपी आएगी वो क्या रहेगी? गलत रहेगी। बात समझ आ रही मेरी? तो अगर आप किताब में बस पढ़ रहे हैं, सकल उपभोग कभी समझ नहीं आएगा। सकल उपभोग का एक्चुअल मतलब होता है पहली खरीद। मोबाइल आप खरीदते हैं, जैसे मोबाइल आप खरीदा 55,000 का, देखते नहीं कुछ दिन बाद होता है घटाओ मोबाइल, दूसरा मोबाइल लाओ, तो दूसरा नया मोबाइल जब बेच देते हैं 55,000 का, कितने में? 25,000 में। तब ऐसा नहीं जोड़ेंगे कि 55,000 प्लस 25,000 बराबर 80,000, नहीं। क्यों? क्योंकि जब जिस समय आप खरीदे होंगे, जैसे आज आप लोग मोबाइल जो खरीदे, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए मोबाइल है, मैं आज 22,000 के इस साल खरीदा, 2021 में, जब 2021 में खरीदा था, हाँ 21 में, 2021 में जो खरीदा था 22,000 रुपए का, तो 2021 की जीडीपी में मोबाइल का दाम काउंट हो गया था। अब इसमें से मान लीजिए मैं किसी को 10,000 में बेच दूं, 10,000 में क्या करूं, 2022 में 22 चल रहा है ना, 2022 में बेच दूं, तब ये नहीं कि 21,000 2021 में और 10,000 2022 में, तब क्या हो जाएगा? जीडीपी गलत आएगी। ये सिर्फ उस टाइम जुड़ेगा। लेकिन सर ये बताइए, इन दोनों को बेचवाने के लिए, ये 85,000 की बाइक, इनको बेचवाने के लिए इन्होंने बीच में क्या काम किया? दलाली का काम किया, ब्रोकरी का काम किया। क्या काम किया? दलाल कितना सुनने में खराब लगता है ना, अब मॉडर्न में ब्रोकर, टाई लगा के एकदम, आप दलाल लगा रहा है गमछा उमछा बांध के, बड़ा फीलिंग आती है, शब्दों से फीलिंग है ना। जैसे गांव में देखेंगे कि आपका शब्द आ जाएगा सब्जी खाना है, सॉरी फील हो रहा है, तरकारी खाना है, क्या फील हो रहा है? गांव बैठे हैं ना, चूल्हा बैठा है, वहां पे बोरा और बिछाए बैठे हैं, फील हो रहा है, उस तरीके से होता है। अब आते हैं, तो ये बीच में क्या थे? ब्रोकर थे, मान दलाल थे। अब इन्होंने बेचवाने में उनसे 10% लिया। कितना परसेंट लिया? 10%। तो कितना हो गया? 85 10%, इनका मान लो, इनका 42,000 कितना हो गया? 4,200 रुपए। कितना हो गया? 4,200 रुपए। ये जीडीपी में काउंट होगा, क्योंकि इन दोनों के बेचवाने में इन्होंने क्या दिया है? सेवा दिया है। तो सेवा के रूप में भी पहली क्या है इनकी? पहली इनकम है, तो वो भी इसमें क्या होगी? जुड़ेगी। सर तो ये कैसे पता चलेगा? लेकिन अगर ये महान आत्मा होगी, ये सरकार को बताएगी, तब सरकार को बताएगी हाँ मैंने ब्रोकरी से इतना कमाया है। अब सरकार को कैसे बताएगी सर? जाके बताएगी क्या ये महान आत्मा? नहीं, सरकार जैसे ही टैक्स भरने जाएंगे, अगर महान आत्मा होंगे तो बता देंगे मेरी ये व्हाइट इनकम है, नहीं बताएंगे तो इनकी क्या हो जाएगी? ब्लैक इनकम हो जाएगी। क्योंकि भारत में टैक्स की परिभाषा क्या है? जो व्यक्ति टैक्स पर क्या टैक्स देता है, अगर टैक्स देने के लायक है, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट आपको पढ़ा चुका हूं 1961 का, कि भारत में आयकर नियम की परिभाषा यह है कि अगर आप कर निर्धारती हैं, कर निर्धारण की सीमा में आते हैं, और तब अगर आप कर नहीं देते हैं तो आपका धन क्या है? काला धन है। क्योंकि अगर ऐसा सबको टैक्स देना होता तो रिक्शा वाला सबके पास काला धन है। तब जब पास कर निर्धारण की सीमा के अंतर्गत आ रहे हैं, जब नहीं देंगे तब आपका टैक्स क्या माना जाएगा? धन, काला धन माना जाएगा। एक आंकड़े के अनुसार भारत जितनी व्हाइट मनी है उसके ही बराबर लगभग भारत में ब्लैक मनी भी है। अब आगे आएंगे ब्लैक मनी पर चर्चा करूंगा। तो यहां समझ में आया, हम लोग टॉपिक हट जाएगा।
यानी सकल उपभोग का मतलब क्या होता है? पहली खरीद। क्लियर? ये हुआ। अब दूसरा, या कहानी जब भी भूले, पल्सर 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 पल्सर, ये सकल निवेश, सकल निवेश ना, सकल, हाँ इसी, चाहे छोड़ो, आओ। सकल निवेश कुछ बताने जा रहा था, छोड़ दिया। सकल निवेश का मतलब क्या होता है? अब दिमाग में आपके चल रहा होगा कि सर सकल निवेश को क्यों सरकार इसमें जोड़ रही है? क्योंकि सर जो निवेश होता है, लॉजिक लगाना हर जगह, सर जो निवेश होता है वो खर्च थोड़े होता है, वो तो आप ही का पैसा आपके पास होता है कि नहीं? तो सर उसको सरकार व्यय पद्धति में क्यों जोड़ रही? कोई लॉजिक बताएगा? आप में से कोई दिमाग, कुछ भी बताओ, गलत भी आए तो बताया करो कई बार कॉन्फिडेंट रूप में। कोई जो भी आ रहा है गलत सही? अंजलि कोई आंसर नहीं? चांदनी कोई आंसर? सचिन कोई आंसर? हिमांशु कोई आंसर? कोई यूट्यूब पर देखेगा तो कहेगा गधों का बैच है, बेइज्जती काटूंगा तो नहीं। हाँ कट जाएगा। ये बताइए, ये सकल निवेश जो है, बता दो इज्जत बच जाएगी। ये जो सकल निवेश है, सकल निवेश, निवेश खर्च थोड़े होता है। वेरी गुड। और कोई एकदम लॉजिकल बताइए, लॉजिक रूप से, जैसे 2 2 4 होता है, लेकिन फिर तो आ ही रहा है ना, वो आपका पैसा कहाँ हुआ? उस जस्ट की जगह कुछ और बोलो, बोल सही, लेकिन कुछ और शब्द का प्रयोग करो। ये बोलो कि वो उस साल की जीडीपी में खर्च हो गया है, इसलिए दोबारा वो नहीं माना जाएगा। सरकार उसको उस साल का क्या मान लेती है? खर्च मान लेती है। ठीक है ना? जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे, इसीलिए तब इसमें आप लोग लिख लें, सकल निवेश में आप लोग जितना बैंक में पैसा जमा किए हैं, आप बीमा जो करा है, आप LIC जो करा है, सरकार क्या मानती है? सकल निवेश। आपका सरकार उस साल क्या मान ली है? वो, जैसे आप LIC कराए आप 20 साल के लिए, आज इस महीने में मान लो मेरी LIC हो, मैंने मान लिया स्वास्थ्य बीमा मैंने LIC करा लिया, और पर महीने मान लो 6,000 दे रहा हूं, तो मैं इस साल 6,000 दे दिया ना, अब मुझे रिटर्न कब मिलेगा? 2020 साल के बाद 2042 में मिलेगा। लेकिन इस साल क्या हो गया मेरा? वो मेरे पास है, व्यय हो गया, वो सकल निवेश। क्योंकि एग्जाम में पूछता है निवेश का आशय, तो आप अंदाजा लगाएंगे। तो आप एग्जाम्पल आप लोग लिखो, बीमा, इंश्योरेंस, शेयर, बीमा, इंश्योरेंस, शेयर, एग्जाम्पल लिख दूं मैं। बीमा वही चीज होती है, शेयर हो गया। एक और चीज लिख लें आप लोग, बैंक में जमा धन, वो भी बैंक में जमा धन, ये तीसरा, वो तो आ जाएगा उसमें। तो ये इस साल में खर्च हो गया ना, ये दूसरी चीज है वो। अब आते हैं सरकारी खर्च। ये तो होगी प्राइवेट लोगों की बात, अब सरकार भी तो खर्च करती है। सरकार आपके लिए शिक्षा पे बजट खर्च की, सरकार ने आपकी सड़क बनाई, सरकार आपके लिए बस खोली, सरकार आपके लिए नालियां बनवाई, सरकार आपके लिए सड़क बनाई, सड़क में गड्ढा भी बनाई, गड्ढा भी भरवाई, है ना? होता है कि नहीं? ये हो गया। सरकार आपके लिए पुलिस भेजी, पुलिस प्रशासन सैलरी देने में सब खर्च हो रहा है सरकार का, तभी ना सुरक्षा हो रहा है आप लोग का। ये दोनों मान लो आपस में पटका पटकी झोटा झोटी कर दें दोनों, अब हम लोग छुड़ाते छुड़ाते हार जाए, बुलाएंगे ना 112 नंबर, तो 112 नंबर कैसे काम कर रही है? 112 नंबर फ्री में काम कर रही है? नहीं। कैसे काम कर रही है? वो सैलरी ले रही है तो काम कर रही है कि नहीं? तो सैलरी सरकार दे रही है, सरकार का खर्च हो रहा है। तो ऐसे सभी खर्च कहां होंगे? सरकारी खर्च। अब एक चीज आप लोग सभी लोग आंसर बताएंगे, बैच की लाज बच जाएगी। ये बताइए कि निर्यात में से आयात क्यों घटाया जा रहा है इस फार्मूले में? कोई लॉजिक बताइए। पहले लड़कियों में, दूसरे देश से हो रहा है निर्यात, तो क्यों घटा रहे हैं? वही तो जानना चाह रहा हूं, क्यों घटा रहे? क्यों? ठीक है, वो तो आप बता ही रहे हैं, दूसरे देश से आयात है, ये अपने देश का है। निर्यात जो कर रहे हैं आपके देश का है, और आयात जो कर रहे हैं वो दूसरे देश का। क्यों घटाया जा रहा है? आप कुछ बोले, आप जीडीपी कुछ बोले आप। वेरी गुड, वही आपका आंसर सही है, आपका भी सही है, सबका सही है, आपका और बेहतर सही है। क्यों? कि उन्होंने बोला है। क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि अब क्या माप रहे हैं? जीडीपी। हमारी बात पता होना चाहिए। जा रहे हैं कहां? बस जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं? कहां जा रहे हैं? मऊ, है ना आंसर? तो इस तरीके ये क्यों हटा रहे हैं?
क्योंकि जीडीपी में किस देश का होता है, दूसरे देश। अब आता हूं, ध्यान समझिए। अब क्यों निर्यात में से आयात घटाया जाता है? क्योंकि आयात अपने देश में नहीं बना है, और बनने वाली चीज जो अपने देश की बाउंड्री में बनती है वही क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। आयात दूसरे देश में बना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक ग्राफ के माध्यम से समझा दे रहा हूं। ये मानो ये इंडिया है, ऐसा नहीं इंडिया, सपोज ये चीन है, ठीक। यहां पे मान लो कोई चीज बना, मान लो यहां पे @ बना, कोई सिंबल बना रहा हूं, समझ में आएगा सभी। यहां पे @ बना और वो यहां से @ कहां आ गया, ये वस्तु है यहां आ गया, तो ये भारत के नजरिए से क्या है, निर्यात है, ठीक। और यहां पे हैज ये बना यहां पर और आ गया कहां पर, हैज इंडिया में, तो ये भारत के नजरिए से क्या है, आयात है। अब समझना है यहां पर एक चीज, ये हैज यहां भारत की सीमा में भले आया, बना कहां पे था, चीन में, तो भारत की जीडीपी का ये नहीं है। ये यहां पर बना, चला गया कहां पर, ये भारत की जीडीपी का है, भले वहां है, बना कहां है, भारत में। तो इसलिए क्या करते हैं, निकालने के लिए, अब समझ में आ गया आंसर। इसीलिए व्यय पद्धति में आप जीडीपी निकाल रहे हैं, इसीलिए निर्यात में आयात को क्या कर देते हैं, हटा देते। तो यहां पर आप ब्रैकेट में एक लाइन में लिखें, क्योंकि आयात आपके देश में नहीं बना, क्योंकि आयात आपके देश में नहीं बना है। इसमें निर्यात और आयात के आगे एक ब्रैकेट बनाकर लिखेंगे, क्योंकि आयात या इंपोर्ट आपके देश में, आपके देश का नाम, आपके देश में नहीं बना है। हो रहा है यहां पे क्लियर? अब लास्ट हम लोग पढ़ लेते हैं, कौन सा। अब मेरा जब मैं स्कॉर्पियो इनके यहां से लेने गया तो मेरा क्या हुआ था, वो व्यय हुआ था। ये 18 लाख इनका क्या हुआ था, आय हुआ था। ये लिख लीजिए, हटा दूं। इस चैप्टर को आप लोग इतनी बार देखना कि सपना में आने लगे। सच बता रहा हूं, ये हमेशा आपके टॉपिक आपके ज्ञान में इतनी बढ़ोतरी करेगा और आपको 100 लोगों के बीच में बोलने के लिए आपको ताकतवर बना देगा। ये टॉपिक 100 लोगों के बीच में बोलने के ताकतवर बना देगा आपका टॉपिक, राष्ट्रीय आय। क्योंकि ज्यादातर लोगों को फुर्सतें नहीं, किससे, खैनी रगड़ने से, समझ रहे ना, इस तरीके से आते हैं। आप ऐसे कोई खैनी नहीं खाता है? भारत, बताओ, भारत में जहर का दूसरा रूप है, भारत में जहर का दूसरा रूप गुटखा। पैसा दे के आदमी खा रहा है कि लो मैं, मुझको गुटखा दो, मैं मरना चाहता हूं, लेकिन धीरे धीरे गुटखा दो, गुटखे ना है। अब क्या आते हैं, आय पद्धति यानी इनकम मेथड। हेडिंग डालिए, इनकम मेथड। इनकम मेथड यानी आय पद्धति। पहले वाला फॉर्मूला क्या था, व्यय पद्धति, ये क्या है, आय पद्धति। अब इसको छोड़ने से पहले एक चीज आप लोग ये बताइए कि आय मीन क्या, जिससे पूछूंगा वही बताएगा, क्योंकि हमको पता है कि इस क्लास में किसको किसको पता है, हमको यही पता है किसको किसको क्लास में पता नहीं है, ठीक। आपके हिसाब से हमको पता है कि आपको पता, आप बताइए आपके हिसाब से, आप चंदनी के हिसाब से आप ये बताइए आय मीन्स क्या। जब मैंने बोला आय, जैसे मैं बोला ना कि एप्पल, तो ख्याल है ना गुलाबी किस्म का होता है, गुलाबी होता है, हरा होता है। आम बताया ना, आम में पका होता है, पीला हो जाता है, हरा होता है, कच्चा होता है तो हरा होता है। ख्याल आया, ख्याल आया ना, है कि नहीं? तो वैसे ही जब आय की मैंने बात की तो आपका क्या ख्याल आया, आय आपके नजर में क्या क्या हो सकता है? कमाया हुआ धन, ठीक, धन आपके हिसाब से इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी ठीक। कुछ स्पेसिफिक वर्ड बताइए, जैसे कि, जैसे नहीं होता है कि एक होता है वस्तु, एक्चुअल समझिए, एक आपने बोला वस्तु, तो आपने सभी वस्तुओं की बात बोल दी, है ना। जैसे आप लोग सभी क्या स्टूडेंट हैं, लेकिन पर्टिकुलर आपका नाम, आप शिवांगी हैं, आप क्या हैं, शालिनी है, आप क्या है, पूजा है, आप क्या है, चंदनी है, आप क्या है, अंजलि, आप क्या है, सचिन है, आप क्या है, हिमांशु है, और आप मधुबेश, इसके नाम लग दे रहा हूं, मधुहोश।
ठीक, समझिए, ये गुड हो गया, गुड। लेकिन गुड में अब क्या क्या, अम्ब्रेला, पेन, कलम, फैन, टेबल, कैमरा, मोबाइल, ये सब होता है कि नहीं? वैसे बताइए, उस तरह का आंसर मुझे चाहिए। सैलरी, वेरी गुड, जो बचता है वो ठीक, एक सैलरी आया। और कुछ पीछे से किसी के आंसर? किराया, वेरी गुड, किराया आंसर आया। रेंट आया, वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया आंसर आ रहे हैं सबके, बढ़िया आंसर, वेरी गुड। सेविंग भी ठीक है, सबके बढ़िया आंसर है। इसमें कुछ लोगों के सबके आंसर सही है, लेकिन कुछ लोगों के एकदम स्पेसिफिक वर्ड वाले आंसर, इसलिए उनके ज्यादा बेहतर सही है ना। आते हैं हम लोग, जैसे एक होता है ना ऐतिहासिक इमारत, सब बोल दिए, स्पेसिफिक है नहीं। एक होता है ताजमहल, लाल किला, होता है ना, तो ये ऐसे हो। अब आय मतलब समझो, बहुत लोग आय को ना, जो आय आप समझते हैं वो आय नहीं होती है, कई बार वो आपकी आय क्या होती है, वो सेवा होती है, आप सेवा को आय समझते हैं। जैसे एग्जांपल, आपने जो नौकरी की, क्या की आप? नौकरी की है, वो नौकरी आपकी आय नहीं है, नौकरी सेवा है, जो आप कर रहे हैं वो क्या है, वो सेवा। ये चार्ट बनाओ साथ साथ मेरे, सेवा, सेवा के नीचे क्या है, नौकरी क्या है, सेवा है। अब लेकिन अब नौकरी करने के बाद 30 तारीख को जो क्या मिलेगा, सैलरी जो मिलेगी, सैलरी, वो क्या होगी, आपकी आय होगी। फिर दूसरा, आपने कोई व्यापार किया, आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग किया, या यहां का सामान वहां पहुंचाया, तो यही ना व्यापार होता है। मैंने आप बिस्किट बनाया, बिस्किट पैक हो गया, बिस्किट पहुंचा होलसेलर के यहाँ, होलसेलर के यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ, डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ कस्टमर के यहाँ पहुंचा ना। ये क्या हो रहा है, सामानों का हस्तांतरण हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये व्यापार हो रहा है। तो व्यापार क्या है, सेवा है। लिखो आप लोग, व्यापार। ये आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत कीमती है, व्यापार। अब उसके बाद व्यापार करने के बाद आपको जो प्रॉफिट होता है आय के रूप में, वो क्या है, आपकी आय है। प्रॉफिट यानी लाभ, समझ में आ रही बात? ये है आय। व्यापार को आय मत कहना, व्यापार एक सेवा है, नौकरी एक सेवा है, ये आय है। अब आय का मतलब है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अब समझना ध्यान से। ट्रांजैक्शन, यहां पर लिखो आप लोग, ट्रांजैक्शन। मान लीजिए 5 साल के बाद, 5 साल के बाद शिवांगी जो चाहती है हो गई, मैं बेसहारा रहा, गरीब, ठीक, मैं रहा। अब हमको मिल गई स्कॉर्पियो में, बोली अरे सर आपको पहचान तो रही हूँ। हमको ठीक ठीक पहचान रही, बहुत बढ़िया, पहचान गई, वही बहुत बड़ी बात है। तो बोली ठीक है सर, बैठिए बैठिए। रास्ते में कही सर ठीक ठाक चला, हमको ठीक नहीं चला, स्थिति बहुत खराब है। बोले ठीक है सर कोई बात नहीं, मदद होगी बताइएगा। हम तो आदमी तुरंत इकोनॉमी वाले, ठीक है 10,000 रुपया दे दो, 10,000 रुपया दे दो। अभी 10,000 जो कहेगी ठीक है ले लीजिए, हमको देने आएगी कैसे, रुकिए, फीस तो बढ़ा लिए हैं आप, है ना। तो आपसे मैं 10,000 दूंगी तो फ्री में नहीं दूंगी, मैं क्या दूंगी, उस पर लूंगी ब्याज। क्या लूंगी, ब्याज। कब देंगे आप, डेट भी ले ली, ठीक है तुमको 6 महीने बाद दे दूंगा, करीब 10% ब्याज लूंगी। कितने परसेंट ब्याज, 10% ब्याज। तो अब इसको 6 महीने के बाद कितना रुपए लौटाऊंगा, 11,000 रुपए। कितने हजार रुपए, 11,000। अगर ये मुझसे टैग वो ब्याज नहीं लेती तो वो इनकी आय नहीं होती, वो सिर्फ लेन देन होता, ओनली ट्रांजेक्शन होता। समझ आ रही बात? वो 10,000 के बदले मुझसे क्या ले रहे हैं, 11,000 रुपए ले रहे हैं, तो वो क्या होगी, ब्याज क्या होती है, आय होती है, और ट्रांजैक्शन सेवा होती है। मार्केट में जाकर पूछो, लोग अभी यही समझेंगे। तीसरा, चौथा एक चीज है रूम, होम, ये सब इस तरह जितनी भी चीजें हैं ये सब क्या है, सेवा। अब यहाँ पे कोचिंग है, उसके बाद से 29 दिन 30 दिन के बाद मकान मालिक जो है हम लोगों को सेवा दे रहे हैं ना, है कि नहीं? आप लोग उनकी बस कोचिंग चल रही है, आपकी नहीं चल रही है? चल रही है। अब उसके बाद जो आपको 30 तारीख जो हम लोग किराया लेंगे वो उनकी क्या होगी, आय होगी। लेकिन जो हम लोग को घर दिए उनकी क्या है, वो सेवा है। लेकिन 30 तारीख जो हमसे क्या लेंगे आप पैसा, वो क्या होगा, आय होगा। तो पैसा यहां पर क्या हो गया, किराया यानी रेंट। आय होती है, सबकी आय में क्या आया, पैसा ही आया, लेकिन सबके अलग अलग रूप में। जैसे आप पैसा दे रहे हैं मुझको,
फीस है, वो किस नाम से दिए आप? फीस के रूप में। आप दुकान पे कुछ खरीदने गए तो वो अलग मूल्य है, बात समझ में आ रही है? जैसे दुकान पे गए आप खरीदने, मूवी देखने गए तो वो टिकट के रूप में आपने पैसा पे किया, समझ रहे? तो ये इसका जो फॉर्मूला होता है लिख लो। तो राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने का या जीडीपी को काउंट करने का जो आय पद्धति का जो फार्मूला होता है, वो फार्मूला होता है, आप लोग लिखो, सिग्मा WI सिग्मा PI। ये लिखे आप लोग ना, ये बहुत काम देने वाली चीज है, पूछ देगा एग्जाम में। आय से आशय, ये आय के कंपोनेंट, कुछ भी सवाल पूछ सकता है इकोनॉमी में। अगर आपको ये अगर आता है चैप्टर, तभी आपको करंट अफेयर समझ में आएगा। ज्यादातर लोगों को करंट अफेयर क्यों कठिन लगता है? क्योंकि उनका इकोनॉमी तैयार नहीं है। करंट अफेयर तैयारी के लिए आपको 80% इकोनॉमी आपको आना ही चाहिए, वरना आपको करंट अफेयर समझ में नहीं आएगा। और आजकल की परीक्षाओं के लिए अगर करंट अफेयर आपका तैयार नहीं है तो परीक्षा देने मत जाइए। ये हमको बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है, दे रहे होंगे सब लोग। देख रहे हैं कैसे हो रहा है, 25-25 नंबर का क्वेश्चन रह रहा है जीएस का, पता चला है 7-8-9 क्वेश्चन करंट अफेयर दे रहा है। अब इतना पढ़े 12 क्वेश्चन, इतनी पढ़े 9 क्वेश्चन, लेकिन उसका मूल क्या है? इकोनॉमी, है ना? जैसे आप पढ़ेंगे वर्तमान में करंट अफेयर में पूछा जाएगा कि वर्तमान में भारत की हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो रट लिए ना। लेकिन आपको पता ही नहीं कि प्रति व्यक्ति आय क्या होती, समझ में आएगा? कैसे रट, नहीं समझ में आएगा, इसलिए फैक्ट जाना जरूरी है। तो लिखिए सिग्मा WI सिग्मा PI, सिग्मा INI प्लस सिग्मा RI। सिग्मा का मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने हैं भारत में लोग, सबको जोड़ लीजिए। सिग्मा का मतलब सभी, ऑल। मैथ में सब लोग पढ़े हैं बचपन में। एक अब यहां तक WI का मतलब लिखिए वेजेस इनकम, वेजेस इनकम। वेजेस इनकम का मतलब होता है तनख्वाह। यहां पे तनख्वाह लिखेंगे, वेतन नहीं। ये देखो क्यों यहां पे सैलरी नहीं लिखा हूं कि वेजेस में ना मजदूरी भी आ जाती है, लेबररी भी आ जाती है, सैलरी भी आ जाती है, वो सभी इसमें आ जाता है इस शब्द में, ये बड़ा शब्द है। तो यहां पर आप हिंदी में लिखेंगे तनख्वाह। क्लियर? PI का मतलब होता है प्रॉफिट इनकम। PI का मतलब होता है प्रॉफिट इनकम, यानी लाभ की आय। लाभ की आय। INI का मतलब होता है इंटरेस्ट इनकम, यानी बोलिए क्या होगा हिंदी में? ब्याज की आय। RI का मतलब होता है रेंट इनकम, यानी किराए की आय। आप लोग करंट अफेयर में एक मुद्दा सुन रहे होंगे, सरोगेसी, किराए की गोद। करंट अफेयर में पढ़ाऊंगा मैं, बहुत सारे हीरो देखे होंगे, शाहरुख खान का, वो जो एक कौन है जो कि तुषार कपूर, शिल्पा शेट्टी तो नहीं सुना हूं मैं, उनका भी ऐसे ही है। तुषार कपूर का मुद्दा आया था बड़े उछल के सामने, सरोगेसी मदर, बताऊंगा मैं सब क्या होता है, सब मुद्दे पढ़ेंगे आप लोग। ये है। अब अंतिम में फार्मूला क्या बना? फार्मूला अंतिम आप लोग लिख लो, GDP बराबर W प्लस P प्लस I प्लस R। और नीचे लिख लें आप लोग C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। ये दोनों फार्मूला क्या है? GDP को काउंट में। ये है आय पद्धति और ये है व्यय पद्धति। हो गया इतना? अब हाँ, अभी नहीं हुआ। कछुआ की चाल, आजकल ना कछुआ बनने से काम चलेगा ना खरगोश, दोनों बनने से काम चलेगा। स्पीड भी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी भी। वो फिल्मों में दिखाया था। इतना हो गया। अब ये सारी चीजें आप जान गए कि ये क्या होता है। अब आप जान गए कि इसको कैसे काउंट करते हैं। अब इसको कौन काउंट करता है? सवाल अब ये उठता है कि मान लीजिए आप हैं हर्षिता, ये बोल रहे हैं कि सर मेरी सरकार GDP, मेरे पापा चाहे मेरे चाचा चाहे कोई, वो मेरा टैक्स तो जमा करने जाते ही नहीं है,
तो क्या उनका धन काला धन है? तो हाँ, आपके घर का वो क्या है? काला धन है। बात समझ में आई? है? हाँ, बता रहा हूं। तो क्या वो धन काला धन है? अगर वो टैक्स नहीं देते हैं दायरे में तो आपका काला धन है। तो सर कैसे काउंट होता है? थोड़ा सा 5 मिनट टाइम लेके फिर क्लास खत्म करता हूं मैं। थोड़ा सा जान लो आप लोग कि आखिर ये जीडीपी हम लोगों की आय को कैसे वो जान जाता है कितना है? जीडीपी आखिर कैसे जान गया कि ये पूजा की आय इतनी है, क्या नाम, सचिन की आय इतनी है, चेतन भगत बोलने जा रहा था, हिमांशु की आय इतनी है, मेरी आय इतनी है, कैसे सरकार जान जाती है? होना तो चाहिए ना। देखो ध्यान से, इसको हटा दूं। वेरी गुड। उसी को मैं सब सारे टेक्स्ट को एक साथ लेके बता रहा हूं, एकदम व्यवहारिक भाषा में। अब उसके स्टैटिक में नहीं जाना है कि क्या होता है, क्या क्या नाम होता है, वैसे नहीं जाना है। जैसे क्या होता है ना, जैसे कि मान लो जॉब चाहिए, इसीलिए पढ़ रही हैं। जॉब मान ली आपकी लग गई, जो आपकी विश है भगवान पूरी कर दे। ठीक, मान लो, अब भगवान में आस्था है तो मान लो, ठीक है। मान लीजिए आप जॉब में आ गई और आपकी जो इनकम है, पर मंथ इनकम कितनी है? 70,000 रुपए। उस जमाने में 70,000 कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि कौन खा जाएगा? महंगाई, और इकोनॉमिक भाषा में इन्फ्लेशन रेट खा जाएगा। मान लो इसके दादाजी 50 साल पहले रखे होंगे कि जब मेरी नतनी बोलते हैं, नतनी, ठीक है, जौन हुई, ठीक है, नतनी, नतनी जब होगी 20 साल, 25 साल, 50 साल के बाद एक दीवार मान लो गाड़ के रखे, कितना रुपया? 50,000 रुपया। कितना हजार रुपया? उनके उस जमाने में 50,000 नहीं, 50 ज्यादा बोले, कई करोड़ रुपया हो जाए। मान लो कितना रुपया? 600 रुपया। कितना रुपया? 600 रुपए। और उन जमाने में 600 रुपया कई लाख के बराबर था। लेकिन दादाजी मान लो कि, ठीक, अब उसके बाद अभी समय इनको कहीं दीवार में गड़ा ऊपर लेटर मिलता है कि तुम मेरी नतनी, फिल्म दिखाता है ना, तुम मेरी नतनी हो, मैं तुम्हारे लिए 600 रुपए छोड़ के जा रहा हूं। इस 600 रुपए से तुमने भविष्य की बहुत सारी चीजों को पूरा कर सकती हो। कब? 2022 में। कब? 2022 में। अब 2022 600 रुपये मन मन करी का दादाजी। आपको पता नहीं कि मैं आसिफ सर से इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट बनूंगी, तो मुझे पता है कि इस 600 रुपए को इन्फ्लेशन रेट क्या कर गई है? खा गई है। अब इस 600 रुपए के सर कोचिंग की फीस भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि कोचिंग की फीस ही 1,000 रुपया है ना। बात समझ में आ रही है? तो कहाँ दे फीस दे पाई? लेकिन नहीं, उस समय दादाजी 600 रुपए में बहुत कुछ कर सकते थे, इसीलिए उनके जमाने में बहुत। लेकिन आज कौन खा गया? तो 70,000 ज्यादा खुश मत, 70,000 कुछ नहीं होगा। 70,000 मान ली इनकी सैलरी है। अब मान लीजिए इनको गुणा कर दीजिए 12 से, तो कितना हो गया? 8,40,000। 8,40,000। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपकी आय को सरकार कैसे जान जाती है। सब आपको पता है कैसे जानती है, क्योंकि बहुत मार्केट में कुछ लोग कोई नहीं जानता है सब चीजें। आप ये जान रहे हो तो तुम आप कुछ नहीं, लेकिन हम थोड़ा सा ऊपर उठे ना नॉलेज के मामले में, उठे कि नहीं? इतना जान, क्योंकि लेकिन बाकी लोग सब कुछ पता है, इकोनॉमी का नॉलेज बहुत लोगों को पता नहीं होता है। आते हैं, कितनी हो गई सालाना इनकम? 8,40,000। अब मान लिए, माना उतना तो है नहीं, लेकिन माना कि सरकार 10% टैक्स लगाती है आपको। कितना परसेंट? 10%। तो 10% का क्या हुआ? 84,000। सालाना कितना टैक्स लगा? 84,000। तो आपका हर महीने कितना रुपया कटेगा? 60,000। आपको टैक्स वाले चैप्टर में जो लोग पहले पढ़े उनको मैं पढ़ा चुका हूं कि सरकार आपको साल भर का टैक्स लेती है और हर महीने में थोड़ा थोड़ा करके लेती है। किस सिद्धांत के तहत? टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सर्विस, सहूलियत के सिद्धांत से। सरकार कहती एक बार में ना दो, थोड़ा थोड़ा करके 12 महीना दो। तो जो 84 टैक्स है सरकार हर महीना लेगी 7,000 रुपए। अब समझना है ध्यान से, ये आप सरकारी जॉब में है तो आपका टैक्स आपके खाते से कट के किसके पास गया? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास चला गया। अब इनकम टैक्स, देखना ध्यान से, लॉजिक लगाना है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये अपनी खबर ये किसको भेजेगा? सीएसओ को। सीएसओ को। अब सीएसओ से बताएगा, मैंने बताएगा मतलब कैसे भी ईमेल के माध्यम से बताएगा, मतलब अपनी भाषा में समझा पा रहा हूं आपको। वो बताएगा कि देखिए, क्या नाम है आपका? अंतिमा के, जैसे इनकी जॉब है, इनकी जॉब के हिसाब से मैंने कितना काटा उनसे पर मंथ टैक्स? 7,000 रुपए। आप सीएसओ जीडीपी में जोड़ लो। तो अब वो क्या करेगा? अब वो 7,000 नहीं जोड़ेगा, अब वो जोड़ लेगा कितना? 7,000 सीधे उठाएगा, 7,000 गुणे 12 गुणे कितना हो गया? 84,000। अब देखना,
अब 84,000, अब ये क्या है, टैक्स कितना काटी है सरकार, 10% ना। ये तो 12 महीने की इनकम निकाल लिया टैक्स, अब कितना जोड़ देगा, 10% से गुणा कर देगा, तो कितना हो गया, 8,40,000। तो भारत की सरकार में आपकी जीडीपी क्या हो गई, काउंट हो गई। पता चला बात का। सरकार ऐसे आपकी आय को जोड़ देती है जीडीपी में। अब वही होगा कि सरकार, सर मेरी आय तो इतने के अंतर्गत आती है लेकिन मैं टैक्स नहीं देता हूं, तो क्या मेरा धन काला धन है, तो हाँ आपका धन काला धन है। समझ में आ रही बात। तो ये आज की क्लास आपकी यहां तक खत्म हो गई। हम लोग फिर से क्या क्या पढ़े, हम लोग जीडीपी पढ़े, जीएनपी पढ़े, एनडीपी पढ़े, एनएनपी पढ़े, और उसको प्रति व्यक्ति आय पढ़े, नेशनल इनकम पढ़े। नेशनल इनकम पढ़ने के बाद हम लोग ये जाने कि जीडीपी को काउंट कैसे किया जाता है और उसको कैसे कैसे क्या होता है, और सीएसओ उसको कैसे मेजर करता है, पूरा हम लोग ये जाने। अब उसके बाद कभी भी अगर आपको इस चैप्टर को समझने में ये दिक्कत ये है ना कि इस चैप्टर को जैसे ही 10 दिन छोड़ेंगे तुरंत आपका ये भूल जाएगा, जैसे ही भूलेगा फिर से इसको आप क्या करिएगा, रिपीट कर दीजिए।